सर ये आईसीआई के जो प्रैक्टिकल क्वेश्चंस होते हैं ना ऑडिट के अंदर, वो मुझे समझ ही नहीं आते। पता नहीं आईसीआई कहां से क्वेश्चंस उठा के लेके आती है, मुझसे तो वो सोल्व ही नहीं होते। तो इसी पर्टिकुलर वीडियो के अंदर हम वो सारे क्वेश्चंस को कवर करने वाले हैं। कुछ मैंने आईसीआई के क्वेश्चंस लिए जो आईसीआई ने पास्ट में पूछा गए हैं, ये कुछ मैंने खुद से और चैट जीपीटी के थ्रू कुछ क्वेश्चंस को फ्रेम किया है, जिसका डिफिकल्टी लेवल थोड़ा सा अबोव ही रखा है जैसा आईसीआई पूछती है एग्जाम के अंदर। तो यहां पे हम सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर करेंगे, साथ में ओनली प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नहीं, उसके कॉन्सेप्ट्स को भी कवर करके चलेंगे इसी वीडियो के अंदर, सो दैट आपको क्लैरिटी मिल जाए सारे प्रैक्टिकल क्वेश्चंस से रिलेटेड। अब एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं, कुछ क्वेश्चंस मैंने फ्रेम किए आईसीआई चैट जीपीटी के थ्रू, तो उसके अंदर कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट हो सकता है। कुछ चीजें ऐसे हो सकता है कि आपके अजम्पशंस कहीं ना कहीं कॉन्ट्राडिक्ट करें, तो आपका कोई दूसरा आंसर आ सकता है। अगर ऐसा कुछ भी हो रहा हो, आप मुझे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहां से जाके मुझे टेलीग्राम पे डिस्कस कर सकते हो, फिर हम देखेंगे कि आपका पॉइंट ऑफ व्यू भी करेक्ट है या नहीं है। बाकी यहां पे हम सारे क्वेश्चंस को कवर करके चलेंगे। और एक मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, आपको सिर्फ ये वीडियो को नहीं देखना। तो सर क्या करना पड़ेगा, आपको जब जब मैं क्वेश्चंस कराऊंगा तो आपको उस क्वेश्चंस के साथ साथ पोज करना है, खुद सोल्व करना है, फिर आपको पता लगेगा कि आप कहां पे मिस्टेक कर रहे हो। फिर आप वीडियो को देखोगे तब आपको पता लगेगा कि यहां पे एक्चुअल में क्या होना चाहिए था, सो दैट आपकी जो ये सिली मिस्टेक्स अब हो रही है वो एग्जाम में जाके ना हो। अगर आपने जस्ट ऐसे ही वीडियो देख लिया ना, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है, फिर एग्जाम में जाके सिली मिस्टेक्स होती हैं। इसलिए आप पोज करना, जब जब मैं क्वेश्चंस कराऊं खुद सोल्व करना, उसके बाद एक बार इस वीडियो को देखना कि आपका करेक्ट आंसर है या नहीं है। अब वीडियो की स्टार्ट करने से पहले, अगर आपको ऑडिट का कोई भी बैच चाहिए, हमारा एसए विद एथिक्स बैच चाहिए जैन 26 मई 26 के रिगार्डिंग, तो हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है, आप वहां से जाके परचेज कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। और अगर आपको जैन 26 का वैलिडिटी बैच भी अभी भी लाइव है वेबसाइट के ऊपर, अगर आपको परचेज करना है तो काफी नॉमिनल अमाउंट में और काफी बेस्ट लेक्चर आपको मिलने वाले, जो कि आप 6 to 8 डेज के अंदर कवर भी कर लोगे सारा। तो अगर आपको बैच परचेज करना है, एनरोल करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहां से जाके आप एनरोल कर सकते हो। लेट्स स्टार्ट। देखो हमारे एसेज में तो इतने प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बनने के चांसेस नहीं है, फिर भी एक हमारा एसे 530 है जहां से क्वेश्चंस बन सकता है। अब इसके अंदर ध्यान से सुनो, मेरा मन कहता है, ध्यान से सुनो, मेरा मन कहता है यहां से एक क्वेश्चन आएगा। मेरा मन कहता है एक क्वेश्चन आ सकता है एसए 530 से, चाहे वो आपका एक एमसीक्यू हो, चाहे वो आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन हो, चाहे वो आपका एक डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन हो। तो प्लीज इस पर्टिकुलर एसए को तो करके जाना, क्या पता आ जाए। मेरा मन कह रहा है तो मे भी आ भी सकता है, तो ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं ऑडिट सैंपलिंग एसए 530। सर एसए 530 में कौन सा प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकता है जहां पे आपको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करनी पड़ती है। सर मुझे याद नहीं आ रहा, तो एक बार कॉन्सेप्ट्स को रिकॉल करें, फिर वापस आते हैं इस पे। तो वापस हमारे आ जाते हैं सिंप्लीफायर बुक पे। यहां पे है हमारा ऑडिट सैंपलिंग। इसके अंदर जब हम यहां पे थे तो यहां पे हमने देखा था प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। जब मैंने आपको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करना भी बताया था कि हम कैसे कैलकुलेट करते हैं, वो सारी चीज उस प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के अंदर ही देखेंगे। बट यहां पे हमने एक पॉइंट पढ़ा था, यहां पे एनोमली, एक नॉन एनोमलिस मिसस्टेटमेंट, एक एनोमली। सर ये एनोमली क्या होती है? एनोमली एक ऐसी मिसस्टेटमेंट है जो आपकी जो पूरी पॉपुलेशन है, मान के चलो मेरे 1000 लाख के इन्वेंट्री थे, उसमें से मैंने 200 लाख के इन्वेंट्री की सैंपलिंग कर रहा हूं मैं। तो जो आपकी 200 लाख की इन्वेंट्री है उसके अंदर 200 लाख की जो इन्वेंट्री है उसके अंदर कुछ मिसस्टेटमेंट ऐसी हो सकती है कि जो पूरे पॉपुलेशन के अंदर ना हो, पूरे 1000 लाख के अंदर ना हो। जैसे मैं आपको बोलूं कि आपकी कोई इन्वेंट्री ऑब्सोलेट हो गई थी, अब उसकी सारी इन्वेंट्री आपने हटा दी, फिर भी एक इन्वेंट्री बची है उसके अंदर, तो वो पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट नहीं करती। तो उसी मिसस्टेटमेंट को हम क्या बोलते हैं? एनोमली। तो सर इन मिसस्टेटमेंट का क्या करना पड़ेगा? तो इन मिसस्टेटमेंट को आप एक्सक्लूड करके चलोगे, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करोगे तब इनको एक्सक्लूड करोगे। तो सर इनको हटा के रखें, यस, प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करते टाइम आपको इनको हटा के रखना है। बट जब आप प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट कर लोगे उसके बाद देखो कि यार एनोमलस मिसस्टेटमेंट को मैनेजमेंट ने ठीक करा नहीं किया। अगर मैनेजमेंट उसको ठीक नहीं करता तो वापस आप उसको प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट के अंदर ऐड कर दोगे कैलकुलेट करने के बाद। ये आपको ध्यान रखना है। ये हमारी हो जाती है प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट एसए 530 का, जिससे रिगार्डिंग प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है। अब वही क्वेश्चंस को डिस्कस करते हैं।
You are auditing Pristine Retail World Limited, a national multi-store regional retail chain where inventory constitute over 60% of total assets. कहीं ना कहीं आपकी इन्वेंट्री मटेरियल है. Okay. Due to extreme high SKU volume, fluctuating selling prices and frequent seasonal markdown, the audit team applies sampling approach. उन्होंने sampling approach को use किया. Okay. The total inventory carrying amount, ये आपकी population हो गई 18,750 लाख की. 18,750 लाख क्या है? आपकी population. लिखते रहा करो so that आप values में confuse ना हो जाओ. फिर इसके अंदर बोला कि ऑडिटर ने सैंपलिंग कर रहा है, तो ऑडिटर ने सैंपलिंग के लिए कितना निकाला पॉपुलेशन में से? 1000 लाख की. ये हो गए आपके सैंपल. ये हो गए आपके सैंपल 1000 लाख के, जिसमें से 40 मॉनिटरी यूनिट आपने सेलेक्ट करी जिसकी वैल्यू कितनी थी? 1000 लाख. ओके. ड्यूरिंग द एग्जामिनेशन द ऑडिटर डिटेक्टेड ओनली 2 मिसस्टेटमेंट. आपको उसके अंदर 2 मिसस्टेटमेंट मिली. कितने कितने की? फर्स्ट मिसस्टेटमेंट है आपके यहां पे, देखो देखो लिखा क्या है वो तो देखो. इन वन केस वन इन्वेंटरी रिकॉर्डेड एट 25 लाख. बुक वैल्यू कितनी बताई इसके अंदर? 25 लाख. बट जब ऑडिटर ने ऑडिट करा था तो उसको पता लगा उसकी वैल्यू 17 लाख है. तो मिसस्टेटमेंट कितने की हुई? मिसस्टेटमेंट हुई आपकी फर्स्ट 25 लाख माइनस 17 लाख. 8 लाख की आपकी मिसस्टेटमेंट है. फर्स्ट मिसस्टेटमेंट कैसे हुई है ये? बिकॉज मैनेजमेंट हैज नॉट अपडेटेड द प्राइसिंग फाइल फॉर सीजनल डिस्काउंट एंड ऑल्सो फेल टू रिकॉर्ड एनआरवी रिडक्शन रिक्वायर्ड अंडर इंड AS 2. इट मींस ये पॉपुलेशन के पूरे के ऊपर रिप्रेजेंट कर रही है, क्योंकि कहीं ना कहीं आपने एनआरवी वैल्यू नहीं ली, कहीं ना कहीं आपने प्राइस को अपडेट नहीं किया, तो कहीं ना कहीं पूरे पॉपुलेशन में ये मिसस्टेटमेंट हो सकती है. ये पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रही है. नेक्स्ट देखते हैं. इन द सेकंड केस inventory with a book value of 31.5 lakh related to discontinued product line. Management wrote off the related stock after year end but did not adjust the financial statement. मैनेजमेंट ने क्या करा? इन्वेंट्री को तो हटा दिया बट उसने फाइनेंशियल स्टेटमेंट से उसको राइट ऑफ नहीं किया, एडजस्ट नहीं किया. तो ऑडिटर ने डिटरमाइन किया भाई उसकी ऑडिट वैल्यू कितनी है? 0. आपने 31.5 लाख की बैलेंस शीट के अंदर लिखा हुआ है जिसकी ऑडिट वैल्यू है 0. तो ये आपकी मिसस्टेटमेंट कितने की हुई? पूरी पूरी 31.5 लाख की. ये आपकी 2 मिसस्टेटमेंट मिली पूरे सैंपल में से. सैंपलिंग आपका सैंपलिंग कितना है? सैंपल कितने का है? 1000 लाख का. ओके. पॉपुलेशन कितनी है? 18,750 लाख. ये आपके पॉइंट गिवन है. अब ये जो 31.5 लाख है ये आपका है ना, ऐसा नहीं है कि पूरी पॉपुलेशन के अंदर हो, क्योंकि वो प्रोडक्ट लाइन डिसकंटिन्यू हो चुकी है, तो एक आध यूनिट बची होगी जो राइट ऑफ होना रह गई, बैलेंस शीट में रह गई. तो इसलिए अब वो आपकी हो गई, ये आपकी एनोमली मिसस्टेटमेंट. ये हो गई आपकी एनोमली मिसस्टेटमेंट. ये आपकी हो गई नॉन एनोमलस. नॉन एनोमलस मिसस्टेटमेंट ही आपकी हो गई. अब ये 2 मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग आगे क्या बोला है? एक और आपकी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है 32 लाख की. ये आपकी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है. सर ये मिसस्टेटमेंट कहां से आ गई? रिलेटेड टू अनरिकॉर्डेड गुड्स इन ट्रांजिट वर डिटेक्टेड आउटसाइड द पॉपुलेशन. द ऑडिटर हैज सेट द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट फॉर इन्वेंटरी 190 लाख. अब यहां पे कितना हुआ? 32 लाख आपकी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट. और एक और पॉइंट आपका यहां पे गिवन है टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट. विच इज 190 लाख. अब ये आपका पूरा पूरा क्वेश्चन है. सर मुझे एक बात समझ नहीं आ रही, जब मैं प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करता हूं तो क्या उसके अंदर मैं फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट को इंक्लूड करूंगा? अरे भैया ध्यान से देखो, आपका यहां पे क्या बोला गया है? जो आपकी मिसस्टेटमेंट डिटेक्ट हुई वो अभी गुड्स इन ट्रांजिट में, तो वो आपके अभी पॉपुलेशन के अंदर है ही नहीं. पॉपुलेशन के अंदर है ही नहीं. कितनी की आपकी मिसस्टेटमेंट? 32 लाख की. तो जब आप प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करोगे, पूरा 18,750 के ऊपर प्रोजेक्ट कैलकुलेट करोगे, तो वहां पे आपके पॉपुलेशन के ऊपर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ गई, फिर पॉपुलेशन के बाहर की एक फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट भी आ गई. दोनों को मिसस्टेटमेंट को टोटल करोगे तो आपकी टोटल मिसस्टेटमेंट आ जाएगी. तो ऐसा आपको कंसीडर करके चलना पड़ेगा. प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करते टाइम आप इसको इंक्लूड मत करना.
क्योंकि ये फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है, ये आपकी सैंपलिंग के बेसिस पे नहीं आई, ये आपने अलग से देखा यार अभी तो गुड्स इन ट्रांजिट है, पॉपुलेशन के अंदर इन्वॉल्व भी नहीं है, आप उसको कंसीडर ही नहीं कर रहे, तो वो आपकी एक मिसस्टेटमेंट हो गई, उसको भी हम लास्ट में कंसीडर करके चलेंगे। अब हम कैलकुलेट करते हैं प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। जब मैं बात करता हूं सर प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करने की, अब एक बात बताओ मुझे कि कौन सी मिसस्टेटमेंट को प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट के अंदर कंसीडर करके चलेंगे? सर हम नॉन एनोमली वाली मिसस्टेटमेंट को कंसीडर करके चलेंगे, एनोमली वाली मिसस्टेटमेंट को हम लास्ट में जाके चेक करते हैं, मैनेजमेंट ने ठीक किया तो उसको ऐड नहीं करेंगे, अगर ठीक नहीं किया तो वापस हम प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट के अंदर इंक्लूड कर लेंगे। अब आप प्रोजेक्ट करोगे कि यार जो ये हमारी 8 लाख की मिसस्टेटमेंट हुई है, ये कितनी पॉपुलेशन पे हुई है, कितनी सैंपल पे हुई है? सर ये मैंने 1000 लाख के सैंपल को इवेल्युएट किया, उसके अंदर मुझे 8 लाख की मिसस्टेटमेंट मिली जो कि पूरी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो मान के चलो अगर मैं पूरी पॉपुलेशन में चेकिंग करता, अगर मैं पूरी पॉपुलेशन में चेकिंग करता तो कितनी मिसस्टेटमेंट हो सकती थी, कितनी मिसस्टेटमेंट हो सकती थी? क्योंकि यहां पे आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, यहां पे एक्चुअल मिसस्टेटमेंट नहीं है, यहां पे आप प्रोजेक्ट करके चल रहे हो। तो जब आप कैलकुलेट करोगे तो यहां पे आ जाएगी 150 लाख की मिसस्टेटमेंट। 150 लाख की मिसस्टेटमेंट क्या हुई? आपकी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट। अब इसके अंदर आप एनोमली वाली मिसस्टेटमेंट को ऐड कर दोगे। एनोमली वाली मिसस्टेटमेंट कितनी हुई? 31.5 लाख। ओके सर, ये मेरी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेशन सही है। आपको क्या निकालना था? सबसे पहले कैलकुलेट द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट फॉर द पॉपुलेशन बेस्ड ऑन द डिटेक्टेड मिसस्टेटमेंट। तो यहां पे आपकी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट हो गई 150 लाख। अब इसके अंदर आप एनोमली को ऐड करके दिखाओगे, साथ साथ आप फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट को ऐड करोगे। तो अब आपकी यहां पे इन तीनों को ऐड कर दोगे तो आपकी मिसस्टेटमेंट आ जाएगी कि एक्चुअल में पूरी इन्वेंट्री के अंदर कितनी मिसस्टेटमेंट हो सकती है। उसके अंदर आपकी फैक्चुअल भी इंक्लूड है और प्रोजेक्टेड भी इंक्लूड है। तो यहां पे जब आप दोनों को ऐड करोगे तो यहां पे आपकी फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट है 32 लाख की। आप सही से करना, मैंने तो जस्ट आपको रफली बता रहा हूं यहां पे, और यहां पे मैंने इसलिए सॉल्यूशन नहीं लिखा हुआ सो दैट आप खुद सोल्व करने का ट्राई करो एक बार। अब ये फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट इन तीनों को ऐड करें, 31.5 प्लस में 32, ये हो गई आपकी 213.5। 213.5 लाख की आपकी मिसस्टेटमेंट है किसके अंदर? इन्वेंट्री के अंदर। बट सर मेरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट कितनी है? सर ये टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट तो मेरी 190 लाख ही है, ये लिखा हुआ टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट फॉर इन्वेंट्री। इन्वेंट्री के लिए हमारी टॉलरेबल एक लेवल सेट करा हुआ है कि यार इससे नीचे मिसस्टेटमेंट होगी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट इससे एक्सीड कर गई कोई मिसस्टेटमेंट जो आप प्रोजेक्ट कर रहे हो, जो आपकी टोटल मिसस्टेटमेंट है, इससे एक्सीड कर गई तो कहीं ना कहीं और चेकिंग करने की रिक्वायरमेंट हो जाएगी। तो इसीलिए टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से आपकी ज्यादा है। यस, मेरी टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से ये ज्यादा है। तो इस केस के अंदर आपको क्या प्रोसीजर परफॉर्म करना पड़ेगा? प्रोसीजर क्या परफॉर्म करना पड़ेगा? क्योंकि आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था? टोटल लाइकली मिसस्टेटमेंट कितनी होगी? सर टोटल लाइकली मिसस्टेटमेंट तो हो गई 213.5, बट थर्ड क्वेश्चन क्या है? असेस द इंपैक्ट व्हाइल कंपेयरिंग विद द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट एंड ब्रीफली स्टेट द ऑडिट इंप्लीकेशन। यहां पे ऑडिट का क्या इंप्लीकेशन आएगा वो सारी चीज हम डिस्कस करेंगे। बट सर मुझे एक डाउट आ रहा है कि आपने फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट को क्यों इंक्लूड किया जब हम कंपेयर कर रहे हैं टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से? क्योंकि सर हम तो प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करते थे और प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट को टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कंपेयर करते थे, तो सर आप यहां पे फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट को इंक्लूड क्यों कर रहे हो? देखो, जब मैं बात कर रहा हूं इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, तो आपकी इन्वेंट्री की पूरी पॉपुलेशन के अंदर आपने प्रोजेक्ट करा, उसको टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट से कंपेयर कर रहे हो, क्योंकि वहां पे फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट होती ही नहीं थी, क्योंकि पूरी पॉपुलेशन ही आपकी इन्वेंट्री है। बट यहां पे पॉपुलेशन के अलावा भी आपकी कोई मिसस्टेटमेंट है जो अभी पॉपुलेशन के अंदर इंक्लूड नहीं है। बट टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट तो आपने पूरी इन्वेंट्री की निकाली थी ना, इसलिए आपका फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट भी यहां पे ऐड होगा और फिर आप कंपेयर करोगे। अब आपको पता लग गया कि जो आपकी मिसस्टेटमेंट है वो टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट को एक्सीड कर रही है, तो सर अब क्या प्रोसीजर परफॉर्म करें? तो भैया सीधी सी बात है, जो हमने ऐसे 530 के अंदर पढ़ा था वही मिसस्टेटमेंट के रिगार्डिंग आप प्रोसीजर परफॉर्म करोगे। इफ auditor conclude that audit sampling does not provide reasonable basis of conclusion of population। अब आपको पता लग गया कि यार जो मैंने सैंपलिंग की है उससे
काम नहीं बनेगा, वो आपका रीजनेबल कंक्लूजन ड्रॉ नहीं कर सकता क्योंकि टोलरेबल मिसस्टेटमेंट को एक्सीड कर रहा है। तो अब आपको क्या करना पड़ेगा, ऑडिटर रिक्वेस्ट मैनेजमेंट टू इन्वेस्टिगेट मिसस्टेटमेंट, भैया आप मिसस्टेटमेंट को इन्वेस्टिगेट करो। सेकंड, वो खुद के अपने ऑडिट प्रोसीजर में चेंजेस लेके आएगा, चेंज करेगा और फर्दर ऑडिट प्रोसीजर को और एडिशनल ऑडिट प्रोसीजर परफॉर्म करके चलेगा। ये सारी चीजें हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो ये पॉइंट आपके यहां पे हमने डिस्कस कर लिया। ये आपका थर्ड पार्ट बनेगा, ये आपका थर्ड पार्ट बनेगा सॉल्यूशन के रिगार्डिंग। वहां पे आप प्रॉपर फ्रेम कर दोगे कि व्हेन द प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट प्लस में फैक्चुअल मिसस्टेटमेंट इज एक्सीडिंग द टॉलरेबल मिसस्टेटमेंट, देन auditor does not rely on the sampling conclusion। तो in that case if there is not provide reasonable basis of conclusion, तो आप ये प्रोसीजर परफॉर्म करके चलते हो। तो ये आपका पूरा पूरा ऑडिट सैंपलिंग से रिलेटेड क्वेश्चन था। तो सर ऐसे 530 कंप्लीट हो गया? नहीं हुआ। तो सर अब क्या बचा है? अब एक क्वेश्चन है जो मैंने यहां पे इंक्लूड नहीं करा हुआ प्रैक्टिकल क्वेश्चन के अंदर, बट आपको समझना जरूरी है क्योंकि वो क्वेश्चन आईसीआई पूछ सकता है। सर वो किस चीज से रिलेटेड है? वो आपका बात करता है स्ट्रेटिफिकेशन, जिसका मीनिंग आपको पता होना चाहिए। स्ट्रेटिफिकेशन के रिगार्डिंग हमारे क्वेश्चन बैंक के अंदर एक क्वेश्चन भी है, उसको अच्छे से करके जाना। इससे रिलेटेड मैंने यहां पे एमसीक्यू पॉइंट भी बनाए हुए हैं, उसको कंसीडर कर लेते हैं। सर ये सबसे पहले एक चीज बताओ, स्ट्रेटिफिकेशन होता क्या है? स्ट्रेटिफिकेशन जब आप एक ग्रुप के अंदर डिवाइड करते हो, जिसको हम बोलते हैं स्ट्रेटा। मान के चलो आपने क्या करा, यहां पे आपने ये पॉपुलेशन आपकी 1000 लाख की, तो आपने बोला यार 1000 लाख की ना पॉपुलेशन जिसके अंदर 5 इन्वेंट्री है, 1 इन्वेंट्री, 2 इन्वेंट्री, 3 इन्वेंट्री, 4 इन्वेंट्री, 5 इन्वेंट्री। ये मैं टाइप बता रहा हूं, 5 टोटल यूनिट नहीं है, 5 टाइप की इन्वेंट्री है। अब मान के चलो ये आपकी इन्वेंट्री है 200 लाख की, इसके अंदर 200 लाख की इन्वेंट्री है, इसके अंदर 300 लाख की इन्वेंट्री है, इसके अंदर 100 लाख की इन्वेंट्री है, इसके अंदर 150 लाख की इन्वेंट्री है। कितने हो गए? 5 6 7 750। इसके अंदर 250 लाख की इन्वेंट्री है। तो अब आप क्या करोगे, या एक काम करता हूं, इसको है ना मैं ऐसे ही यूनिट वाइज डिवाइड कर लेता हूं, सॉरी आइटम वाइज डिवाइड कर लेता हूं कि कौन कौन से टाइप की इन्वेंट्री है, और फिर इसमें से मैं कुछ सैंपल ले लेता हूं, इसमें से 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 कुछ सैंपल ले लेता हूं। अब जो आपने ये वाला प्रोसीजर कर रहे हो ना सैंपलिंग में, इसको हम क्या बोलते हैं? स्ट्रेटिफिकेशन। आपने पॉपुलेशन को डिवाइड किया स्ट्रेटा में, जिसको हम क्या बोलते हैं? आपने ग्रुप में डिवाइड किया, उसके बाद उन ग्रुप में से आपने सैंपल चूज किए, उन ग्रुप में से आपने सैंपल चूज किए। अब जैसे यहां पे आप मान के चलो, यहां पे आपने 50 लाख के सैंपल निकाल लिए, यहां पे आपने 20 लाख के सैंपल निकाल लिए, यहां पे आपने 30 लाख के सैंपल निकाल लिए, ऐसे ऐसे आपने सैंपलिंग कर ली। अब यहां पे सैंपल निकाले तो सर मैं तो प्रोजेक्ट भी करूंगा, तो क्या क्यों ना सर मैं प्रोजेक्ट ऐसे करूं, जैसे मुझे टोटल मिसस्टेटमेंट मिली इसके अंदर 30 लाख की, जो भी मेरी 1000 लाख है इसके अंदर, जैसे मैंने यहां पे सैंपलिंग ले ली, यहां पे 50 लाख 20 लाख 30 लाख, तो 1000 में से मैंने सैंपल यूनिट ले ली थी 200 लाख। अब 200 लाख की जब मैं सैंपलिंग कर रहा था तो इसके अंदर 30 लाख की मुझे मिसस्टेटमेंट मिली। अब मैं इसको प्रोजेक्ट करूंगा तो सर एक काम करता हूं, 30 लाख डिवाइड बाय 200 लाख इंटू 1000। नहीं, स्ट्रेटिफिकेशन में आप ऐसा नहीं कर सकते। स्ट्रेटिफिकेशन में आपको करना क्या पड़ेगा, जो आप प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट कैलकुलेट करोगे वो आप ग्रुप वाइज कैलकुलेट करोगे। ग्रुप वाइज कैसे, कि यहां पे आपने 50 लाख का निकाला था, 50 लाख आपने सैंपल लिए थे 200 लाख में से, तो 50 लाख में से कितनी मिसस्टेटमेंट निकली? सर मेरी 50 लाख में से 5 लाख की मिसस्टेटमेंट निकली है। तो अब आप क्या करोगे, 5 लाख डिवाइड बाय 50 लाख इनटू पॉपुलेशन कितनी है? 200 लाख, क्योंकि आपने ग्रुप के अंदर डिवाइड कर दिया। अब है ना, आप इन सबको भूल जाओ, आप ये सारी चीजें है ना, ये इनको भूल जाओ कि ऐसी कोई भी चीज है। आप ही देखो 200 लाख की आपकी पॉपुलेशन है, 200 लाख की पॉपुलेशन में से आपने 50 लाख सैंपल लिए, 50 लाख के अंदर 5 लाख की मिसस्टेटमेंट निकली। अब इसको प्रोजेक्ट करना है, सेम फिर सेकंड के साथ करना, सेम थर्ड के साथ करना, सेम फोर्थ के साथ करना, सेम फिफ्थ के साथ करना। टेबल बना सकते हो आप, ऐसे टेबल बना सकते हो, वो आपके लिए सही रहेगा। तो ऐसे आप सबकी मिसस्टेटमेंट निकालना, सबको प्रोजेक्ट करना। अब जब सबकी प्रोजेक्टेड मिसस्टेटमेंट आ जाएगी तब उसको आप क्या करोगे, ऐड करोगे, तब सबको ऐड कर दोगे,
तब सबको ऐड कर दोगे, फिर आपकी टोटल प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट आ जाएगी उस पर्टिकुलर आइटम के ऊपर, इन्वेंटरी के ऊपर, या फिर कोई दूसरा आप एसेट्स लेके चल रहे हो तो एसेट्स के ऊपर। तो ऐसा आपको करना पड़ता है स्ट्रेटिफिकेशन में। नॉर्मल में तो हम तो टोटल पॉपुलेशन ले लेते हैं, सॉरी टोटल सैंपल ले लेते हैं, उसमें टोटल स्टेटमेंट है, फिर टोटल पॉपुलेशन मल्टीप्लाई कर देते हैं। बट स्ट्रेटिफिकेशन में आपको ग्रुप वाइज प्रोजेक्टेड स्टेटमेंट कैलकुलेट करनी पड़ेगी, फिर उसको कंबाइन करना पड़ेगा। उसी के रिगार्डिंग यहां पे बोला गया स्ट्रेटिफिकेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिवाइडिंग अ पॉपुलेशन इनटू सब पॉपुलेशन। सब पॉपुलेशन में डिवाइड करना, ईच ऑफ विच इज अ ग्रुप ऑफ सैंपलिंग यूनिट विच हैव सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे मैंने यहाँ पे इन्वेंट्री कोई एक मान के चलो शूज की इन्वेंट्री थी, तो शूज की इन्वेंट्री के रिगार्डिंग मैंने यहाँ पे 200 लाख का अलग निकाल लिया। फिर मुझे पता लगा शूज के साथ साथ एक सॉक्स की इन्वेंट्री थी, तो सॉक्स की अलग निकाल ली। जिसका सिमिलर कैरेक्टरिस्टिक्स है उसके बेसिस पर आपने ग्रुप डिवाइड करे, उसके अंदर आपने सैंपल लिए, उसको आप प्रोजेक्ट करके चलोगे। If class of transaction और account balance has been divided into strata, आपने ग्रुप के अंदर डिवाइड किया है, तो उस केस के अंदर misstatement is projected for each stratum separately। each ग्रुप की आपको सेपरेट misstatement कैलकुलेट करनी पड़ेगी। projected misstatement for each stratum are then combined। जो आपकी projected misstatement निकलेगी each ग्रुप की, उसको बाद में जाके आप कंबाइन कर दोगे तो आपकी टोटल प्रोजेक्टेड misstatement आ जाएगी। तो ये आपको ध्यान रखना स्ट्रेटिफिकेशन में कैसे हम अलग करते हैं। तो ये पूरा पूरा आपका एसए 530 से रिलेटेड प्रैक्टिकल क्वेश्चंस बन सकते हैं, वो मैंने काफी अच्छे से आपको समझा दिया। नेक्स्ट हम चलते हैं कारो 2020। कारो 2020 में आपको काफी चीजें समझने की रिक्वायरमेंट है, और अगर आप मुझसे पूछो सर कारो 2020 के लिए मैं क्या करूं, तो मैं आपको एक चीज सजेस्ट करूंगा। मेरी 3R का एक लेक्चर है यूट्यूब पे अवेलेबल है, पूरा डिटेल में जितने भी एमसीक्यू बन सकते थे, जितने भी पॉइंट हो सकते थे, कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी हो सकती थी, वो सारे हमने डिस्कस किया है उन 3R के लेक्चर के में। अगर आप उसको देख सकते हो तो प्लीज उस लेक्चर को जरूर देखना, वहां से आपको काफी क्लैरिटी मिलेगी जो आपके एमसीक्यूज के अंदर हेल्प करेगी। सो कारो 2020 के अंदर हमारे 2-3 क्वेश्चंस बन सकते हैं प्रैक्टिकल के अंदर। सबसे पहले हम क्वेश्चन लेते हैं क्लोज टू का। एक आपका एप्लीकेबिलिटी के ऊपर बन सकता है, वो काफी बेसिक है, काफी क्वेश्चंस हमारे ऑलरेडी क्वेश्चन बैंक के अंदर है, आप वहां से कवर कर लेना। ड्यूरिंग द ऑडिट सीए कुणाल फाउंड द फिजिकल वेरिफिकेशन ऑफ इन्वेंट्री ऑफ द कंपनी हैज बीन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट एज रेगुलर इंटरवल। द फॉलोइंग इज अ समरी ऑफ इन्वेंट्री एज पर फिजिकल वेरिफिकेशन कंडक्टेड बाय द मैनेजमेंट इन इट्स बुक्स ऑफ अकाउंट एज पर द ईयर एंड। तो यहाँ पे आपको फिजिकल वेरिफिकेशन वाली इन्वेंट्री की वैल्यू बता दी कि कितनी वैल्यू निकली, और बुक्स ऑफ अकाउंट्स के हिसाब से आपकी कितनी वैल्यू है वो दोनों आपको बता दी। तो क्लोज टू के अंदर हम करते क्या थे, इसका एक बार हम क्लोज पे जाके चेक कर लेते हैं हमारी सिंप्लीफायर बुक से। ये हमारा कारो 2020 आ गया। यहां पे हम जब डिस्कस कर रहे थे इन्वेंट्री के रिगार्डिंग, तो अगर आपकी डिस्क्रिपेंसी होती है फिजिकल वेरिफिकेशन के अंदर, अगर आपको कोई डिस्क्रिपेंसीज मिलती है 10% और मोर, इट इंक्लूड 10% ऑल्सो। ध्यान से सुनो, इट इंक्लूड 10% ऑल्सो इन एग्रीगेट फॉर ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री। हर क्लास ऑफ इन्वेंट्री का ध्यान रखना है, आपको टोटल इन्वेंट्री नहीं लेनी, क्लास ऑफ इन्वेंट्री का आप कैलकुलेट करके चलोगे 10% या 10% से ज्यादा चेंज है या नहीं है। वन नोटिस्ड, तो उस केस के अंदर आपने प्रॉपर बुक्स ऑफ अकाउंट्स में डील करा नहीं किया, उसके रिगार्डिंग आप रिपोर्ट करके चलते हो। तो अब वही चीज के रिगार्डिंग आपको कैलकुलेट करना पड़ेगा। अब यहां पे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आता है, सर जो मैं परसेंटेज निकालूंगा 10%, वो फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर निकालूं या बुक्स ऑफ अकाउंट के ऊपर निकालूं? तो अब इसका रेफरेंस मैं आपको गाइडेंस नोट से भी दे सकता हूं। कारो 2020 का 250 पेजेस प्लस का गाइडेंस नोट है, वहां पे स्पेसिफिकली लिखा हुआ है फिजिकल वेरिफिकेशन पे 10% जो भी आप लोगे वो फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर लोगे, फिर आप कंपेयर करोगे बुक वैल्यू से। तो जब मैं यहां पे बात कर रहा हूं फिजिकल वेरिफिकेशन पे, वहां पे ऐसा नहीं लिखा कि फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर लोगे, वहां पे लिखा है आफ्टर एडजस्टिंग एक्सेस और शॉर्टेज। जो भी फिजिकल वेरिफिकेशन में आपको पता लग जाएगा तो एक्सेस इन्वेंट्री या शॉर्टेज इन्वेंट्री है, उसको एडजस्ट करने के बाद जो आपकी ये वैल्यू आई, इसके ऊपर आप 10% कैलकुलेट करोगे। तो जब आप टेबल बनाओगे, यहां पे मैं आपकी टेबल बना देता हूं, यहां पे ये आपका रॉ मटेरियल हो गया, वर्क इन प्रोग्रेस हो गया, WIP, फिनिश गुड्स हो गए, स्टोर्स के रिगार्डिंग आपके जो अलग से इन्वेंट्री ये हो गए। अब ये एक तो आपके हो गए यहां पे बुक वैल्यू, मैं बुक वैल्यू यहां पे लेके चल रहा हूं सो दैट कैलकुलेशन इजी रहेगी। 1180, 430, 2790, 180, ये आपकी टोटल में लेके नहीं चला क्योंकि टोटल का हमारा काम ही नहीं, हम तो ईच क्लास ऑफ इन्वेंट्री को लेके चलते हैं। ये आपकी फिजिकल वेरिफिकेशन वैल्यू आ गई, तो यहां पे आपके आ गया 1160, 410, 2500, 220।
अब आप परसेंटेज निकालोगे। परसेंटेज कैसे कैलकुलेट करोगे? सर मैं 10% तो आपको चेक करना है। आप परसेंटेज कैसे निकलोगे? इन दोनों का डिफरेंस कितना है? सर 20 के हमारा डिस्क्रिपेंसीज मिली है, किसमें से? 1160 में से। यहां पे डिवाइड बाय 1160 होगा, क्योंकि हम 10% ले रहे हैं किस पे? हम फिजिकल वेरिफिकेशन वाली वैल्यू पे ले रहे हैं, ना कि बुक वैल्यू पे। तो यहां पे आप गलती कर दोगे तो यहां पे आपकी कोई ना कोई मिसस्टेटमेंट हो सकती है, ध्यान रखना। तो 1160 इंटू 100, तो यहां पे आपका कैलकुलेट करोगे, यहां पे आपकी परसेंटेज आ जाएगी। सेम ऐसे ही इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, इससे डिवाइड करोगे, आपका ये डिफरेंस लेके तो आपकी परसेंटेज आ जाएगी। अब यहां पे देख के आपको साफ साफ पता लग रहा है सर 20 का डिफरेंस है, यहां पे आपका 10% से डाउन होगा। यहां पे कितने का डिफरेंस है? 20 का डिफरेंस है, तो ये भी आपका 10% से नीचे डाउन होगा। फिर आता है आपका यहां पे 290 का डिफरेंस है 2500 के ऊपर, ये आपका 10% से ऊपर जाएगा। कैलकुलेट ही कर लेते हैं ना, एक काम करते हैं, कैलकुलेट ही कर लेते हैं। 20 डिवाइड बाय 1160 इंटू 100, ये आपका हो गया 1.72%। 1.72%, 20 डिवाइड बाय 4010 इंटू 100, 4.88%। 290 डिवाइड बाय 2500, 11%, 11.6%। ये भी आपका 40 का डिफरेंस है, डिवाइड बाय 220 इंटू 100, 18.18%। अब आपको पता लग गया कि आपकी दो टाइप की, दो क्लास ऑफ इन्वेंट्री, एक तो फिनिश गुड्स, एक स्टोर्स, इसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, क्योंकि यहां पे आपकी डिस्क्रिपेंसीज कितनी है? 10% और 10% से ज्यादा है। तो इन दोनों के रिगार्डिंग आपकी रिपोर्टिंग होगी, और इसके अंदर आप ये भी लिखोगे, जो हमारे क्लोज की लाइन है वो तो आएगी, साथ साथ आप ये भी लिखोगे इसको कैसे बुक्स ऑफ अकाउंट के अंदर डील करा है मैनेजमेंट ने, उसके रिगार्डिंग भी आप रिपोर्टिंग करके चलोगे। तो ये आपका एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है क्लोज टू के ऊपर, जो हमारे ऑलरेडी आईसीआई ने पूछा हुआ है एमसीक्यूज के अंदर भी, या फिर डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन के अंदर भी। तो इसको आप करके जाना, बस ध्यान ये रखना कि आपका जो 10% निकलेगा वो फिजिकल वेरिफिकेशन के ऊपर निकलेगा, जो आपके एक्सेस और शॉर्टेज के बाद जो इन्वेंट्री आएगी उसके ऊपर निकलेगा। अब इसी के अंदर कारो 2020 के अंदर सेम 10% वाला पॉइंट कहां पे हमारा? सर क्लोज 1 के अंदर है। क्लोज 1 के अंदर है, पीपी के अंदर भी 10% वाला पॉइंट है कि यहां पे आपका 10% या 10% से ज्यादा कोई रिवैल्यूएशन में चेंज है क्या, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ती है। यहां पे भी सेम आपका ईच क्लास ऑफ पीपी की बात करता है। तो सर यहां पे और हमारे इन्वेंट्री के अंदर डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये, यहां पे आप बुक वैल्यू लोगे, यहां पे आप बुक वैल्यू लोगे। ध्यान से सुनो, 10% जब आप कैलकुलेट करोगे ये आपका डिफरेंस आ जाएगा, डिवाइड बाय आपकी आएगी बुक वैल्यू इनटू 100। तो ये आपका जो भी परसेंटेज आएगा, फिर आप चेक करोगे 10% या 10% से ज्यादा है तो आप रिपोर्ट करोगे, अदरवाइज आप रिपोर्ट नहीं करोगे। तो इस केस के अंदर क्या हो गया? यस, इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना डिवाइड बाय बुक वैल्यू होगी, और इन्वेंट्री वाले केस के अंदर क्लोज टू के अंदर डिवाइड बाय फिजिकल वेरिफिकेशन वाली वैल्यू होगी। ये आपके छोटा सा पॉइंट है, बट यहां पे आपका पूरा क्वेश्चन चेंज हो सकता है, इसलिए आप इसको मार्क करके चलना। अब एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन आ सकता है हमारे क्लोज 3 से, आने की चांसेस कम है, फिर भी आ सकता है, और काफी अच्छा क्वेश्चन है। आईसीआई की गाइडेंस नोट के अंदर प्रॉपर प्रैक्टिकल क्वेश्चन था ये, आईसीआई पूछना चाहे तो पूछ सकती है। क्या पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है? एक आपका ई पॉइंट से रिलेटेड क्वेश्चन है, और एफ के रिगार्डिंग मैं आपको डिफरेंस बता दूंगा क्या डिफरेंस होगा। ई पॉइंट के अंदर बोलता है कि अगर आपने ड्यूरिंग द ईयर कोई भी लोन एंड एडवांसेस दिए थे, उसके रिस्पेक्ट में आपने रीन्यू करा, एक्सटेंड करा, या फिर कोई फ्रेश लोन इशू किया उसी पर्टिकुलर लोन के रिस्पेक्ट में, तो उस केस के अंदर आपको स्पेसिफाई करना पड़ेगा एग्रीगेट अमाउंट। ठीक है सर, मैं एग्रीगेट अमाउंट स्पेसिफाई कर दूंगा, बट इंपॉर्टेंट पार्ट क्या है? इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका, क्या हो गया? यस, इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका परसेंटेज ऑफ एग्रीगेट टू टोटल लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। परसेंटेज निकालना, ये आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है। जब मैं बात करूं सर परसेंटेज निकालने की, तो परसेंटेज पूछा किस पे? टू टोटल लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। सर अगर मेरा कोई ओपनिंग बैलेंस है, मान के चलो अगर मेरा ओपनिंग बैलेंस है, पिछले साल का कोई लोन एंड एडवांसेस ग्रांट करा हुआ है, तो क्या उसको डिवाइड बाय टोटल लोन्स के अंदर इंक्लूड करना रहेगा क्या? नहीं। यहां पे आपको ड्यूरिंग द ईयर जो भी आपने लोन्स एंड एडवांसेस दिए हैं उससे आप कंपेयर करोगे, उससे आप परसेंटेज निकालोगे। इसी के रिगार्डिंग हमारे एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। कंपनी ए हैज ए ओपनिंग बैलेंस ऑफ ₹100। ओपनिंग बैलेंस कितना है? 100 का। 3 मोर लोन ग्रांट करे आपने ड्यूरिंग द ईयर, कितने कितने के? 100, 200, 300,
400, टोटल आपने 1000 रुपीज के 1000 ही लेके चलते हैं, 1000 रुपीज ही लेके चलते हैं, रुपीज पे आपने लोन ग्रांट करा ड्यूरिंग द ईयर, ठीक है। द कंपनी एक्सटेंडेड टेन्योर इन रिस्पेक्ट ऑफ टू लोन के रिस्पेक्ट में आपने एक्सटेंड करा 100 एंड 200, इन दोनों लोन के रिस्पेक्ट में आपने क्या करा, एक्सटेंड कर दिया लोन। इट मींस कहना कि आप फ्रेश लोन इशू कर रहे हो या फिर आप उसको रिन्यू कर रहे हो, वो सारी चीजें हो गई, ये आपके ई पॉइंट के अंदर फॉल कर गया। Percentage of aggregate to the total loan and advances in the nature of advances granted during the year for the purpose of reporting under clause 3 sub clause E in the instance case would be, कितना होगा भैया, आप परसेंटेज निकाल के बताओ। तो सर एक काम करते हैं, टोटल लोन कितना है, 1100 का हमारा टोटल लोन है, 400 300 700 900, सॉरी ये 900 का है, 900 और 100,000। तो सर एक काम करते हैं, कितने लोन हमने रीन्यू करा, सर 300 का रीन्यू करा, डिवाइड बाय 1000 इनटू 100, तो यहां पे आपको आ गया 30%। तो सर ये चल जाएगा क्या, नहीं चलेगा। क्यों नहीं चलेगा, वहां पे आपको स्पेसिफिकली लिखा हुआ था परसेंटेज किस पे निकालना है, टोटल लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर। तो इस केस के अंदर यहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, 300 जो आपने रीन्यू करा डिवाइड बाय ड्यूरिंग द ईयर आपने कितना लोन ग्रांट किया, सर 400 300 हमारे 700 और 200 900 से आप डिवाइड करोगे इनटू 100, तो अब आपका आएगा 33%। ये परसेंटेज आपको रिपोर्ट करना पड़ेगा, ना कि ये वाला परसेंटेज। तो आपको ध्यान रखना है, डिवाइड बाय किससे करना है, टोटल लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, ई पॉइंट के रेस्पेक्ट में। ध्यान से सुनो, ई पॉइंट के रेस्पेक्ट में जहां पे आप रीन्यू कर रहे हो। क्यों सर इतना ध्यान से क्यों सुने, क्योंकि जब आपका एफ पॉइंट आता है, वहां पे बात करते हैं कि आपने अपने रिलेटिव को, अपने डायरेक्टर को कोई ऐसा लोन तो नहीं दिया जो रिपेबल ऑन डिमांड हो, तो उस केस के अंदर भी आपको एग्रीगेट अमाउंट स्पेसिफाई करना पड़ता है, साथ में परसेंटेज भी बताना पड़ता है। टोटल लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड यहां पे ड्यूरिंग द ईयर नहीं लिखा। इट मींस अगर मैं इसी क्वेश्चन को यहां पे लेके चलूं, अगर एफ पॉइंट की बात कर रहा हूं और यहां पे रीन्यू की जगह हम ऐसा मान के चलते हैं कि 300 आपने रिपेबल ऑन डिमांड दिया है, 300 आपने रिपेबल ऑन डिमांड दिया आउट ऑफ अबव लोन, तो इस केस के अंदर यहां पे 300 डिवाइड बाय 1000 आएगा, क्योंकि 1000 आपके टोटल लोन एंड एडवांसेस है, यहां पे ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर की बात ही नहीं करी, इनटू 100, तो यहां पे आपका आ जाएगा 30%। तो ये आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा, ई पॉइंट और एफ पॉइंट के बीच में थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, बट आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा वो ई पॉइंट से ही पूछ सकते हैं, एफ पॉइंट से मुझे चांसेस नहीं लगते क्वेश्चन पूछेंगे। तो ई पॉइंट से क्वेश्चन पूछे तो आपको ध्यान रहना चाहिए टोटल लोन एंड एडवांसेस ग्रांटेड ड्यूरिंग द ईयर, उससे आप डिवाइड करके चलोगे। एक ये पॉइंट हो गया आपका क्लोज 3 के रिस्पेक्ट में। कारों के अंदर काफी प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। एक आता है आपका स्टैट्यूटरी ड्यूज के रिस्पेक्ट में। ध्यान से सुनो, पीरियड मोर देन 6 मंथ फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल। जब से भैया आपका पेबल वाली बात आएगी, वहां से 6 मंथ के आपसे ज्यादा होना चाहिए, 6 मंथ भी नहीं, 6 मंथ से ज्यादा होना चाहिए, तो ही आप उसको रिपोर्ट करके चलोगे कारो 2020 के अंदर, अदरवाइज आप रिपोर्ट नहीं करोगे। इसका क्रक्स मैंने लिखा हुआ है। मान के चलो कोई से भी फाइनेंशियल ईयर की आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, 23-24 की रिपोर्टिंग कर रहे हो, तो आप 31/3/24 ले लिया आपने, जहां पे आप रिपोर्टिंग कर रहे हो, लास्ट डेट हो गई आपकी फाइनेंशियल ईयर की। यहां से आप 6 मंथ बैकवर्ड जाओगे, जो कि आपका आएगा अक्टूबर, क्योंकि मंथ लेके चल रहे हैं हम, डेज नहीं लेके चल रहे। इट मींस आपका अक्टूबर तक 6 मंथ होगा, तो अक्टूबर से पहले के जितने भी आपके आउटस्टैंडिंग ड्यूज है वो ही रिपोर्ट होंगे। क्योंकि अगर आप अक्टूबर में आपका कोई ड्यूज पेबल हो रहा है, तो इट मींस आपका बचा कितने महीने, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीने बचे, और आप डेज भी काउंट करोगे 5.5 महीने, पूरे 6 मंथ से ज्यादा नहीं हो सकता उस केस के अंदर। तो इसलिए अक्टूबर और अक्टूबर के बाद के जितने भी मंथ के आपके ड्यूज है उस पर्टिकुलर ईयर के, वो आप रिपोर्ट करके नहीं चलोगे, ये आपको समझना पड़ेगा। अब इसी से रिगार्डिंग एक टीडीएस का क्वेश्चन ऐसा आ जाता है, सर मान के चलो सितंबर का टीडीएस है जो कि पेबल होता है अक्टूबर 7 को, तो सर इस पॉइंट को मैं रिपोर्ट करूं ना करूं, क्योंकि ये पेबल हुआ ही नहीं है। तो अब मैं सर, एक तो ये पॉइंट हो सकता है कि सितंबर से कंसीडर करूंगा तो 6 मंथ से ज्यादा हो गया, अगर मैं अक्टूबर से कंसीडर करूंगा तो वो 6 मंथ से कम है। तो यहां पे साफ साफ लिखा गया है फ्रॉम द डेट दे बिकम पेबल। पेबल कब से होगा सर, 7 अक्टूबर मेरी ड्यू डेट है, ड्यू डेट को आप कंसीडर करके चलोगे, 7 अक्टूबर आपकी ड्यू डेट है, यहां से अगर आप कंसीडर करो तो ये लेस देन 6 मंथ हो गया,
लेस देन 6 मंथ हो गया, तो इन दैट केस आपको इसको रिपोर्ट करना पड़ेगा क्या? नहीं करना पड़ेगा, इसलिए आपको यह भी ध्यान रखना इसकी रिपोर्टिंग नहीं होगी। अब एक और इसके अंदर पॉइंट है जो मुझे लगता नहीं है ऐसे पूछेगी, बट फिर भी आप सुन लो। नॉन कैश ट्रांजैक्शन के रिगार्डिंग तो ठीक है। हाँ, नॉन कैश ट्रांजैक्शन कोई भी आप रिलेटेड पार्टी के साथ करोगे, मान के चलो आप डायरेक्टर के साथ कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपका क्लोज 13 भी आ जाता है रिलेटेड पार्टी का, उसके रिगार्डिंग भी आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, ये भी आपको ध्यान में रखना है। जब मैं बात कर रहा हूं क्लोज 17 की, कैश लॉस की जब मैं बात कर रहा हूं, तो कैश लॉस के अंदर एक तो आप करंट ईयर में जितना कैश लॉस है वो रिपोर्ट करोगे। सेकंड आप इमीडिएटली प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का भी रिपोर्ट करोगे कारों के अंदर। नॉर्मली ऐसा होता नहीं है प्रीवियस ईयर की रिपोर्टिंग, बट कैश लॉस के अंदर आपको प्रीवियस ईयर की रिपोर्टिंग भी करना पड़ेगा कि प्रीवियस ईयर में कितना कैश लॉस था। और मैं यहां पे ऑपरेटिंग लॉस की बात नहीं कर रहा, ऑपरेटिंग लॉस की बात नहीं कर रहा। ऑपरेटिंग लॉस कैश लॉस अलग होता है, यहां पे मैं P&L के प्रॉफिट या लॉस की बात नहीं कर रहा, वो भी अलग होता है कैश लॉस से। तो सर ये कैलकुलेट कैसे करें? कैलकुलेशन देखो मुझे लगता नहीं है ऐसे ही पूछेगी, फिर भी मैंने यहां पे लिखा हुआ है हमारे बुक के अंदर, तो इसको आप कंसीडर करके चल सकते हो। क्लोज नंबर 17, यस। कैश लॉस कंसीडर फिगर ऑफ नेट P&L आफ्टर टैक्स, जो आपके नेट P&L आएगा आफ्टर टैक्स, उसमें से आप OCI आइटम्स को एक्सक्लूड कर दोगे। OCI आइटम अगर आपने इंक्लूड करे हुए हैं, क्योंकि वो आपके कैश लॉस से पार्ट नहीं होते, उसको आप एक्सक्लूड करके चलोगे एंड एडजस्ट करोगे नॉन कैश नेचर ट्रांजैक्शन। सर नॉन कैश नेचर ट्रांजैक्शन कौन कौन सी हो सकती है? अरे भैया डेप्रिसिएशन, वो कैश लॉस का पार्ट थोड़ी बनता है, तो इसलिए उस केस के अंदर आप उसको ऐड करके चलोगे, क्योंकि आप ऑलरेडी लेस कर चुके हो, उसको ऐड करना। अमोर्टाइजेशन होगा उसको ऐड कर देना, इंपेयरमेंट लॉस होगा उसको ऐड कर देना, क्योंकि एक्चुअल में कैश लॉस तो हुआ नहीं है, तो इसको आप ऐड कर दोगे तो आपका कहीं ना कहीं कैश लॉस आ जाएगा। ऑपरेटिंग लॉस नहीं होता कैश लॉस के अंदर, वो भी आप कंसीडर करके चलना। तो ये सारे पॉइंट मैंने यहां पे हमारे बुक के अंदर ऑलरेडी लिखे हुए हैं। तो ये आपके कारों से रिलेटेड क्वेश्चंस थे जो मैंने सारे कवर कर लिए। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कारों के रिगार्डिंग हमारे इतने ही क्वेश्चंस हैं। यस 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 यस, एक और क्वेश्चन आईसीआई ने प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछा हुआ था एग्जाम के अंदर, उसी को मैंने थोड़ा सा फ्रेम कर दिया काफी लेंथी वे में। अब ये आपका पॉइंट है क्लोज 9 के रिस्पेक्ट में। क्लोज 9 के रिस्पेक्ट में आपको रीपेमेंट के रिगार्डिंग बात करता है, और वहां पे हमने एक पॉइंट देखा था, ध्यान से सुनना, एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एमसीक्यू पूछा जा सकता है यहां पे भी। क्लोज 9, यस, 9 के रिस्पेक्ट में आपने यहां पे देखा था कि जो आपने फंड लिया है बैंक से या फिर कहीं से भी, आपने जो फंड लिया है, लोन लिया है, बोरिंग करी है, वो आपने सही जगह तो यूटिलाइज किया है ना, लॉन्ग टर्म पर्पस को शॉर्ट टर्म पर्पस के लिए तो यूटिलाइज नहीं कर दिया, उसके रिगार्डिंग। और ये पॉइंट, वेदर द टर्म लोन वाज अप्लाइड फॉर द पर्पस फॉर विच लोन वाज टेकन। बट ध्यान से सुनो, जब मैं यहां पे पॉइंट की बात कर रहा हूं तो यहां पे टर्म लोन की बात कर रहे हैं। आपसे पूछ सकते हैं क्लोज 9 के रिस्पेक्ट में सी पॉइंट के अंदर टर्म लोन इंक्लूड होगा या फिर अदर देन टर्म लोन भी इंक्लूड होगा, तो यहां पे ओनली एंड ओनली टर्म लोन इंक्लूड होता है। और जो टर्म लोन आपने लिया है वो सही पर्पस के लिए आपने यूटिलाइज तो किया है ना। अगर आपने कहीं ना कहीं डाइवर्ट किया है तो किस नेचर में आपने डाइवर्ट किया है, किस पर्पस के लिए आपने डाइवर्ट किया है, कितना अमाउंट आपने डाइवर्ट किया है, उसके रिगार्डिंग आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। अब इसी के रिगार्डिंग एक प्रैक्टिकल क्वेश्चन है। मैसर्स प्रगति सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, अनलिस्टेड कंपनी, सैंक्शन अ टर्म लोन ऑफ 25 करोड़। 25 करोड़ का टर्म लोन सैंक्शन किया है, ठीक है। द टर्म लोन शैल बी यूटिलाइज एक्सक्लूसिवली, किस चीज के लिए यूटिलाइज करा है? रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन टेकन फ्रॉम द प्रमोटर 8 करोड़। 8 करोड़ का आपने रीपेमेंट के रिगार्डिंग यहां पे आपको यूटिलाइज करना है, ये आपका सैंक्शनिंग टर्म्स है। कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के रिगार्डिंग न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस एट नोएडा एक्सक्लूडिंग लैंड कॉस्ट, कितना? 12 करोड़ आप उसके लिए यूटिलाइज करोगे। और थर्ड, परचेज ऑफ आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर एंड ऑफिस इक्विपमेंट फॉर द न्यू ऑफिस, उसके लिए आप 5 करोड़ यूटिलाइज करोगे। टोटल ऐसे आपको 25 करोड़ यूटिलाइज करना है एज पर सैंक्शन एग्रीमेंट, ठीक है। अब कंपनी ने यूटिलाइज कर लिया पूरा टर्म लोन अमाउंट, और क्या क्या एक्सपेंसेस करे कंपनी ने वो हम देखते हैं। परचेज ऑफ लैंड एट नोएडा, उसने 6 करोड़ की लैंड परचेज करी। सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर वर्क ऑफ द न्यू ऑफिस बिल्डिंग, 10 करोड़ का आपने ये वर्क कंप्लीट करा। परचेज ऑफ आईटी सर्वर एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इंस्टॉल एट द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस, 3 करोड़ का। रीपेमेंट ऑफ अनसिक्योर्ड लोन, जहां पे आपने प्रमोटर का 5 करोड़, डायरेक्टर के रिलेटिव्स का 2 करोड़ का लोन का आपका रीपेमेंट किया है। एडवांस पेड टू द कॉन्ट्रैक्टर फॉर द ऑफिस कंस्ट्रक्शन एडजस्टेबल अगेंस्ट द फ्यूचर बिल, वो आपने 2 करोड़ का किया है। इन्वेस्टमेंट इन द फिक्स्ड डिपॉजिट विद द सेम बैंक पेंडिंग यूटिलाइजेशन 1 करोड़।
पेमेंट टुवर्ड द स्टैम्प ड्यूटी एंड रजिस्ट्रेशन चार्जेस ऑफ लैंड परचेज 1 करोड़। तो आपने ये सारे एक्सपेंसेस किए, बट सर ये तो 25 करोड़ से ज्यादा हो गए ना। हो सकता है भैया 25 करोड़ तक का मैंने टर्म लोन यूटिलाइज कर लिया, उसके बाद जो मैंने पर्सनल एक्सपेंसेस से, पर्सनल फंड से यूज करा है अमाउंट, हो सकता है एक्सपेंसेस ज्यादा, कोई दिक्कत नहीं है। बट जो आपको ये 25 करोड़ दिया था, क्या आपने वो सही से यूटिलाइज किया? वो हम देखते हैं, हमारा मेन काम है वही देखना। वो हम देखेंगे। एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर ऑफ मेसर्स प्रगति सिस्टम प्राइवेट लिमिटेड, आइडेंटिफाई द एग्रीगेट अमाउंट व्हिच शैल बी रिपोर्टेड अंडर द क्लोज 9 ऑफ पैरा 3 ऑफ कारो 2020 ऑन अकाउंट ऑफ यूटिलाइजेशन ऑफ टर्म लोन फॉर द पर्पस अदर देन फॉर व्हिच दे वर ऑब्टेन्ड। तो इस केस के अंदर क्लोज 9 सब क्लोज आपके ई का पार्ट बात कर रहा है, उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी। आई थिंक ई पार्ट था, उसके अंदर आपको रिपोर्टिंग करनी पड़ेगी, वहां पे उसके रिगार्डिंग पूछा गया है। तो सर सबसे पहले किस चीज के लिए यूटिलाइज करना था, हमें ये लिख लेते हैं। सबसे पहले आपको रीपेमेंट करना है। सर रीपेमेंट किसको करना है? इंपॉर्टेंट बात यहां पे आती है, प्रमोटर्स को। कितना करना है सर? 8 करोड़ का यूटिलाइजेशन करना है, 8 करोड़ का। नेक्स्ट आता है कंस्ट्रक्शन। इंपॉर्टेंट बात लिख लेते हैं, कंस्ट्रक्शन। सर कौन से ऑफिस की बात की गई? न्यू कॉर्पोरेट ऑफिस की। ओके, न्यू ऑफिस। सर क्या इसमें लैंड इंक्लूड होगी? एक्सक्लूड लैंड, लैंड को आप हटा के चलोगे, कितना? 12 करोड़। ठीक है। थर्ड आईटी ऑफिस, आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर, वो भी आपका न्यू ऑफिस की बात की गई है, कितना? 5 करोड़। तीनों आपके 25 करोड़ मिलते हैं। तो सर हम यहां पे देखेंगे कि आपने इनके लिए यूटिलाइज किया, नहीं किया। ओके, फर्स्ट आता है सर आपने लैंड परचेज करी, ठीक है, आपने पर्सनल पैसों से परचेज करी होगी, वो हमारी दिक्कत नहीं है। जो हमारा मेन यहाँ पे पॉइंट है, इसके रिगार्डिंग आपने कितना एक्सपेंस किया, हम वो देखते हैं। जब मैं बात करता हूं सिविल कंस्ट्रक्शन एंड इंटीरियर वर्क ऑफ द न्यू ऑफिस बिल्डिंग, इट मींस कहीं ना कहीं आपको 12 करोड़ यूटिलाइज करने थे। आपने कितना यूटिलाइज किया? सर मैंने 10 करोड़ यूटिलाइज किया है। इसका एक टेबल बना लेते हैं ना। फर्स्ट पॉइंट था आपका रीपेमेंट के रिगार्डिंग, कंस्ट्रक्शन के रिगार्डिंग और आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के रिगार्डिंग। ओके, नीड टू यूटिलाइज 8 करोड़, 12 करोड़ और 5 करोड़। एंड एक्चुअल यूटिलाइजेशन, एक्चुअल यूटिलाइजेशन में सबसे पहले हमने देखा था आपने कंस्ट्रक्शन में कितना यूज किया है? 10 करोड़। ओके, तो आपका मिस यूटिलाइजेशन कितना हुआ? सर ऐसा भी तो हो सकता है यहां पे जो 2 करोड़ है वो हमने रीपेमेंट में यूज कर लिया हो, आईटी इंफ्रा में यूज कर लिया हो, वो भी तो हमारे सैंक्शन का पार्ट है। भैया जितना आपको अमाउंट अलोकेट बोला था 12 करोड़ आपको कंस्ट्रक्शन में यूज करना है, आप 10 करोड़ यूज कर रहे हो और यहां पे आपने प्रॉपर लिखा हुआ है कि आपने सारा टर्म लोन अमाउंट यूटिलाइज कर लिया, तो इट मींस कहना कि आपने मिस यूटिलाइजेशन तो क्या होगा ना? यस, तो इसीलिए यहां पे आपका 2 करोड़ का मिस यूटिलाइजेशन हो गया। ठीक है, अब रीपेमेंट की बात आती है तो रीपेमेंट आपका सर यहाँ पे 5 करोड़ भी है, 2 करोड़ ही है, टोटल आपने 7 करोड़ का यूटिलाइजेशन किया है, सॉरी रीपेमेंट करा है। तो क्या मैं पूरा 7 करोड़ सही मान के चलूं? नहीं, आपको 5 करोड़ का प्रमोटर का यूटिलाइजेशन किया है आपने, सॉरी रीपेमेंट किया है, यूटिलाइजेशन नहीं, प्रमोटर का आपने रीपेमेंट किया है ओनली 5 करोड़ का। आपको कितना अलाउ किया गया था? 8 करोड़ आपको अलाउ किया गया था, 8 करोड़। आप सिर्फ कितना दे रहे हो? 5 करोड़। तो कहना कि आपका 3 करोड़ का फिर मिस यूटिलाइजेशन हुआ इसके अंदर। थर्ड पॉइंट है आईटी इंफ्रा के रिगार्डिंग, परचेज ऑफ आईटी सर्वर एंड नेटवर्किंग इक्विपमेंट इंस्टॉल एट द एग्जिस्टिंग रजिस्टर्ड ऑफिस इन न्यू दिल्ली। अब यहां पे ऐसा लगेगा सर 3 करोड़ का कर तो लिया हमने, 3 करोड़ का कर लिया, 5 करोड़ का करना था, इट मींस 2 करोड़ का आपका मिस यूटिलाइजेशन है। बट ऐसा नहीं है, यहां पे जो आपने 3 करोड़ का यूटिलाइजेशन किया है, क्या वो आपने न्यू ऑफिस के अंदर किया है जो एज पर द एग्रीमेंट बोला गया था न्यू ऑफिस के अंदर करना चाहिए था? नहीं, आपने इसको मिस यूटिलाइजेशन किया है। और सर यहां पे मैंने 3 करोड़ का मिस यूटिलाइजेशन किया है? नहीं, पूरे 5 करोड़ का मिस यूटिलाइजेशन किया है। बट सर मैंने तो 3 करोड़ ही यूज किया है ना एग्जिस्टिंग ऑफिस के लिए। भैया यहां पे लिखा तो हुआ है आपने पूरा टर्म लोन यूटिलाइज कर लिया, इट मींस 2 करोड़ किसी और चीज के लिए यूटिलाइज किए होंगे, और वो और चीज क्या होगी? आपके इनमें से पॉइंट होंगे। अब इनमें से पॉइंट सारे आपके सैंक्शनिंग टर्म के अंदर है ही नहीं, तो इट मींस कहीं ना कहीं पूरे 5 करोड़ का आपने मिस यूटिलाइजेशन करा है। तो यहां पे आपका एक्चुअल यूटिलाइजेशन कितना है? 0।
तो इस केस के अंदर आपका पूरा पूरा 5 करोड़ का मिस यूटिलाइजेशन हो गया। तो टोटल आपका कितना गलत यूटिलाइज करा है आपने? 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो ये आपका 10 करोड़ की रिपोर्टिंग होगी। 10 करोड़ की रिपोर्टिंग होगी। किस पर्पस के लिए, क्या आप वो भी बता सकते हो? 10 करोड़ की आपकी रिपोर्टिंग होगी क्लोज 9 के अंदर। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, यहां पे आपको समझना पड़ेगा। यहां पे गलती कहां करोगे आप? इस वाले पॉइंट के अंदर गलती करोगे। कोई क्या करेंगे, या तो 3 करोड़ इंक्लूड कर देंगे, क्योंकि सर हमने 3 करोड़ एग्जिस्टिंग ऑफिस में यूटिलाइज करा है, तो क्यों ना हमारे 3 करोड़ का मिस यूटिलाइजेशन हो गया, उसको इंक्लूड कर लेते हैं। 3 करोड़ नहीं आएगा, यहाँ पे 5 करोड़ आएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है आपने सारा अमाउंट यूटिलाइज कर लिया टर्म लोन का, तो कहीं ना कहीं मिस यूटिलाइजेशन हुआ होगा। 3 के अलावा जो आपके 2 बचे वो भी मिस यूटिलाइज हुए, तो उस केस के अंदर आपका पूरा पूरा 5 करोड़ का मिस यूटिलाइजेशन हो जाएगा। तो ये आपका पूरा पूरा एक और अच्छा क्वेश्चन था क्लोज 9 के रिस्पेक्ट में। कारो के अंदर इतने ही क्वेश्चन बन सकते हैं। एक आपका एप्लीकेबिलिटी के रिगार्डिंग क्वेश्चन बन सकता है प्रैक्टिकल के अंदर, बाकी और भी कोई भी क्वेश्चन नहीं बन सकते। अब हम आगे चलते हैं। प्रोफेशनल एथिक्स, इसका हमने चैप्टर 9 के अंदर काफी अच्छे से डिस्कशन किया था। अब पहले क्वेश्चन आप सोल्व कर लो पॉज करके, फिर हम आगे इसका सॉल्यूशन करेंगे। मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं। मैसर्स वर्मा एंड खन्ना, a chartered accountant firm, has been appointed as a statutory auditor of Z Limited, a public company with a turnover 50 crore. For the current financial year, the statutory audit fee कितनी है? 50 लाख की आपकी फी है। ओके। During the course of year, a Z Limited expanded its operation. Z Limited जो कंपनी जिसकी आपके पास स्टैट ऑडिट आई थी, उसने अपने ऑपरेशंस को एक्सपेंड किया, जिसमें उसने सेवरल एडिशनल असाइनमेंट उसी कंपनी को दिया जिसको उसने स्टैट ऑडिट के लिए बोला है। इन पैरेलल एसोसिएट फर्म ऑफ वर्मा एंड खन्ना, वर्मा एंड खन्ना की एसोसिएट फर्म भी थी, वो भी अप्रोच करी, उसको भी अप्रोच करा है जेड लिमिटेड ने, वो भी कुछ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है। ओके, द फॉलोइंग एडिशनल असाइनमेंट वर रिसीव्ड बाय वर्मा एंड खन्ना, वर्मा एंड खन्ना ये एडिशनल असाइनमेंट भी कर रहा है उसी कंपनी का, जेड लिमिटेड का। कंडक्टिंग टैक्स ऑडिट अंडर वेरियस इनकम टैक्स एक्ट, वेरियस नहीं, टैक्स ऑडिट अंडर इनकम टैक्स एक्ट 12 लाख का। issuing various statutory certificate regarding under company law 5 lakh का, conducting training program for development of personnel 25 lakh का। Further, the associate firm was engaged for the following services: representing Z Limited before tax and regulatory authority on ongoing proceedings, in ongoing proceedings 10 lakh, management consultancy services 18 lakh। तो ये सारी एडिशनल सर्विसेज है जो आपकी और आपकी एसोसिएट फर्म प्रोवाइड करती है। जब मैं कैलकुलेट करूंगा कि यार ये मेरी स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा तो नहीं, जो आपके अदर असाइनमेंट है ये आपकी स्टैट ऑडिट के फी से ज्यादा तो नहीं है, तो आप उससे कंपेयर करोगे, क्योंकि चैप्टर 9 तो यही बोलता है। अब आपको एक बार चैप्टर 9 से रीड कराता हूं। चैप्टर 9, A CIP shall not accept the appointment of statutory auditor of PSU government company, listed company and other public company। क्या जेड लिमिटेड पब्लिक कंपनी है? यस। सेकंड पॉइंट आता है टर्नओवर कितना है? 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा। तो यहां पे इक्वल टू भी है, आपका टर्नओवर कितना है? 50 करोड़। क्या आपका चैप्टर 9 एप्लीकेबल होगा? यस। आपको ऐसा लिख के आना है चैप्टर 9 एप्लीकेबल हो रहा है, मतलब आपका काउंसिल जनरल गाइडलाइंस एप्लीकेबल हो जाएगी, क्योंकि आपका टर्नओवर 50 करोड़ या 50 करोड़ से ज्यादा है। नेक्स्ट, अगर आपने कोई अदर असाइनमेंट एक्सेप्ट किया उसी कंपनी से जहां पे आपकी टोटल फी अदर असाइनमेंट की स्टैट ऑडिट की फी से ज्यादा है, उस केस के अंदर आपको ऐसे असाइनमेंट को एक्सेप्ट करके नहीं चलना। अदर असाइनमेंट में क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज आपके इंक्लूड होगी, बट एक्सक्लूड क्या होगा? एक्सक्लूड होंगे आपके ऑडिट इन अदर स्टैट्यूट। इट मींस कोई अदर लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर आप ऑडिट परफॉर्म कर रहे हो, वो आपका इसका पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड, सर्टिफिकेट वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन बाय द स्टैट्यूटरी ऑडिटर। स्टैट्यूटरी ऑडिटर कोई और सर्टिफिकेट वर्क कर रहा है तो वो भी इसका पार्ट नहीं बनेगा। एनी रिप्रेजेंटेशन बिफोर अथॉरिटी, आप कोई अथॉरिटी के रिप्रेजेंटेशन के लिए जा रहे हो, जैसे आप इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल में आप एज ए क्लाइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो उस केस के अंदर भी आपका अदर असाइनमेंट का पार्ट नहीं बनता। फिर मैंने यहाँ पे क्रक्स भी लिखा हुआ है, रेम्युनरेशन फॉर अदर सर्विसेज, जो आप अदर सर्विसेज दे रहे हो, रेम्युनरेशन किसका? जो स्टैट्यूटरी ऑडिटर है उसके रिगार्डिंग, और साथ साथ एसोसिएट कंसर्न। इट मींस आप जो एडिशनल सर्विसेज दे रहे हो, अदर सर्विसेज दे रहे हो, आपकी एसोसिएट फर्म जो एडिशनल अलग सर्विसेज दे रही है, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज दे रही है, दोनों को आप ऐड करोगे, दोनों की फी को आप ऐड करोगे, फिर कंपेयर करोगे स्टैट ऑडिट फी से कि यार कहीं वो एक्सीड तो नहीं कर रही। एक्सीड कर रही है तो आप एक्सेप्ट मत करना, अगर एक्सीड नहीं कर रही तो चल जाएगा। क्या सर इक्वल टू है तो भी चल जाएगा क्या? यस। स्टैट ऑडिट की फी के बराबर है आपका अदर असाइनमेंट तो भी चल जाएगा क्या? यस।
उस केस के अंदर भी चल जाएगा, बट एक्सीड नहीं करना चाहिए। इसको आपको ध्यान रखते हुए अब इस क्वेश्चन को सोल्व करना है। देखो सबसे पहले बात आती है हम कौन कौन से असाइनमेंट को अदर सर्विसेज के अंदर पार्ट मानेंगे, अदर असाइनमेंट का पार्ट मानेंगे। तो सबसे पहले बात आती है हमारे वर्मा की। वर्मा के अंदर हमने देखा टैक्स ऑडिट आप कंडक्ट कर रहे हो, ये भी तो आपका कोई दूसरे लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर ऑडिट कंडक्ट कर रहे हो, क्या ये पार्ट बनेगा? नहीं, टैक्स ऑडिट आपका पार्ट नहीं बनेगा। सेकंड, आप सर्टिफिकेट इशू कर रहे हो एज ए स्टैट्यूटरी ऑडिटर, तो क्या ये पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा, ये भी हमने देखा था एक्सक्लूड होगा। थर्ड, आप कंडक्ट कर रहे हो ट्रेनिंग प्रोग्राम फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनल, उनके जो एम्प्लॉइज है, जेड लिमिटेड के जो एम्प्लॉइज हैं उनके रिगार्डिंग आप ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट कर रहे हो, क्या सर ये सीआईपी काम कर सकता है? कहीं क्लोज 11 के अंदर गिल्टी तो नहीं हो जाएंगे? अरे भैया, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज 2 to 4 की सर्विसेज के अंदर हमने ये पॉइंट पढ़ा था ना कि आप कंडक्ट करा सकते हो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफ द पर्सनल्स। यस, तो सर ये आपका मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विसेज है, यस, 15 लाख का, क्या ये पार्ट बनेगा? यस, ये आपका अदर असाइनमेंट का पार्ट बनेगा। अब आपके एसोसिएट फर्म का भी तो देखेंगे हम, आपकी ओनली स्टेट ऑडिट वाली फर्म के तो देखेंगे नहीं, आपके एसोसिएट फर्म का भी देखेंगे। एसोसिएट फर्म का देखते हैं, फोर्थ आगे लिखते हैं। फोर्थ, आपकी एसोसिएट फर्म कौन कौन सी सर्विसेज दे रही है? रिप्रेजेंटिंग जेड लिमिटेड बिफोर टैक्स एंड रेगुलेटरी अथॉरिटीज ऑन ऑनगोइंग प्रोसीडिंग्स 10 लाख। क्या सर यहां पे मैं जो वेरियस अथॉरिटीज पर रिप्रेजेंटेटिव का काम कर रहा हूं, कंपनी के बिहाफ पे रिप्रेजेंट करूं, क्या ये पार्ट बनेगा? नहीं बनेगा। क्यों? क्योंकि ये हमारे एक्सक्लूड के अंदर आता है, अदर असाइनमेंट के एक्सक्लूड करते हैं इन सारी चीजों को। फिर आता है आपका नेक्स्ट पॉइंट, मैनेजमेंट कंसल्टेंसी सर्विस दे रहे हो आप 18 लाख की, एसोसिएट फर्म दे रही है 18 लाख की, तो टोटल आपके अदर असाइनमेंट की फी कितनी हो गई? 43 लाख। 15 प्लस 18 33, सॉरी 33 लाख। अभी आपकी 33 लाख हो गई। अब आपकी स्टैट ऑडिट फी कितनी है? 50 लाख। अब बताओ कंपेयर करके कि मैं एक्सेप्ट कर सकता हूं नहीं कर सकता? स्टैट ऑडिट कर सकते हो, क्योंकि आपकी स्टैट ऑडिट की फी से कम है अदर असाइनमेंट, तो आप एक्सेप्ट कर सकते हो। अब आपको कंफ्यूजन कहां पे हो सकती है? कंफ्यूजन हो सकती है कि कहीं कहीं आप यहां पे 12 लाख इंक्लूड ना कर लो, कहीं आप यहां पे 10 लाख इंक्लूड ना कर लो। अगर आप ऐसा इंक्लूड करोगे तो कहीं ना कहीं आपका सॉल्यूशन है वो गलत हो सकता है, और उस केस के अंदर आपका गलत कंक्लूजन आ सकता है। तो इस केस के अंदर आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज आपका पार्ट बनेगी, क्या क्या चीज आपका पार्ट नहीं बनेगी। तो इस केस के अंदर आप एक्सेप्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक आपका ये प्रोफेशनल एथिक्स का ये क्वेश्चन हो गया। एक और प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकता है, मुझे लगता नहीं बनेगा बट बन सकता है, आईसीआई बना सकती है, तो उसको भी डिस्कस कर लेते हैं। ये आपका बात आती है यहां पे रिकमेंडेड मिनिमम स्केल ऑफ फी के अंदर, जब हम बात कर रहे हैं डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ फी। डिस्क्लोजर रिक्वायरमेंट ऑफ फी के रिगार्डिंग हमने देखा था, एक आपके होते हैं पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज, एक आपके होते हैं नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज। तो उनके रिगार्डिंग आपका डिस्क्लोजर करना पड़ जाता है कि आप कितनी फी चार्ज कर रहे हो। अगर आपका 2 कॉन्सिक्यूटिव ईयर तक आपका टोटल फी कितनी है ऑडिट क्लाइंट से एंड रिलेटेड एंटिटीज, इसको कट कर लो, ऑडिट क्लाइंट से आपकी टोटल फी कितनी है, पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटीज है तो 20% या 20% से ज्यादा है तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। जैसे मान के चलो रिलायंस है, क्या ये रिलायंस आपकी पब्लिक इंटरेस्टेड एंटिटीज है? यस। अब आपका रिलायंस से आपकी जो फी है वो आपकी फी पूरे फर्म की जो भी रेवेन्यू है, फर्म का जितना भी रेवेन्यू है उसका 20% या 20% से ज्यादा है, सॉरी 20% से ज्यादा है, उस केस के अंदर आपको इसका डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। और अगर रिलायंस ना होकर कोई नॉन पब्लिक इंटरेस्ट एंटिटी है, उस केस के अंदर आप 40% से ज्यादा होगी तो आपको डिस्क्लोजर देना पड़ेगा। इसको भी आप एक बार जस्ट रीड करके चलना, बाय चांस एक एमसीक्यू ना बन जाए, इसलिए इसको जस्ट रीड कर लेना। तो प्रोफेशनल एथिक्स के अंदर सिर्फ इतने ही आपके एमसीक्यू बन सकते हैं, सॉरी प्रैक्टिकल क्वेश्चन बन सकते हैं। अब आता है हमारा बैंक ऑडिट। अब बैंक ऑडिट के रिस्पेक्ट में मैं आपको कुछ चीजें समझाना चाहता हूं। जब हम चलते हैं बैंक ऑडिट पे, यस, ये आपका सीआरआर और एसएलआर रिक्वायरमेंट का पॉइंट है। मुझे लगता नहीं है आईसीआई आपसे डीटीएल कैलकुलेट कराएगी।
DTL कैलकुलेट कराएगी, क्योंकि ये ऑलरेडी पूछा जा चुका है पहले भी और मुझे लग नहीं रहा कि यहां से क्वेश्चन बनेगा प्रैक्टिकल क्वेश्चन। फिर भी बाय चांस एक क्वेश्चन बन गया, MCQ बन गया, तो उस केस के अंदर मैं आपको यहां पे वापस समझाने आया हूं यही पॉइंट्स कि आपको DTL के अंदर क्या क्या पॉइंट इंक्लूड करना है, क्या क्या पॉइंट को एक्सक्लूड करना है। इसके रिगार्डिंग मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया, क्योंकि आपको पता है इनमें से ये पॉइंट एक्सक्लूड करोगे, ये पॉइंट आप इंक्लूड करोगे, इसके अंदर क्या क्वेश्चन बनेगा। तो बस वहां पे आपको ऐड माइनस करना था, इसलिए मैंने क्वेश्चन नहीं बनाया। फिर भी मैं आपको एक दो पॉइंट समझाना चाहता हूं। देखो, जब मैं एक्सक्लूड की बात करूंगा तो ऐसे कहां घुमाएगी, ऐसे घुमाएगी इन पॉइंट में। एक तो रिफाइनेंस की रिगार्डिंग बात करेगी, आपसे बोल देगी एग्जिम बैंक से आपने लोन लिया है, तो कहीं ना कहीं आपको लगेगा सर ये तो DTL का पार्ट बन सकता है, बट नहीं बनेगा। सेकंड, आपको घुमा सकती है यहां पे अनएडजस्टेड बैलेंस लाइंग इन द लिंक ब्रांच। आपको ऐसा बोला जाए कि एजेंसी वाला काम कर रही है बैंक, आपकी ब्रांच एजेंसी वाला काम कर रही है, तो आपको वो DTL का पार्ट नहीं मानना अनएडजस्टेड बैलेंसेस को, ध्यान रखना। इसके अलावा एक पॉइंट ये पूछ सकते हैं, मार्जिन हेल्ड एंड केप्ट इन सैलरी डिपॉजिट फॉर फंडेड फैसिलिटी, उस केस के अंदर वो आपका DTL का पार्ट नहीं बनेगा। अमाउंट रिसीव्ड फ्रॉम DICGC, ECGC, इंश्योरेंस कंपनी, कोर्ट रिसीवर, ये चार पॉइंट हम अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। इनसे कोई भी आपको अमाउंट रिसीव होगी वो DTL का पार्ट नहीं बनेगा। एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो भी आपको कोई एडवांस में इनकम रिसीव हो, इनकम आपको एडवांस में रिसीव हुई कस्टमर से, मान के चलो एनुअल फी और चार्जेस विच इज नॉट रिफंडेबल, अगर वो रिफंडेबल नहीं है तो DTL का पार्ट नहीं बनेगा। बट अगर वो रिफंडेबल है, तो वो DTL का पार्ट बन सकता है, क्योंकि ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा रिफंडेबल है तो DTL का पार्ट नहीं बनेगा, इट मींस वो बन सकता है, तो इसलिए DTL का पार्ट बन जाएगा अगर वो रिफंडेबल है तो ये आपको ध्यान रखना है। यहां पे ऐसे घुमा सकती है ये पॉइंट। नेट अनरियलाइज्ड गेन और लॉस, नेट ध्यान से सुनो, नेट ये पॉइंट भी। अब क्या क्या इंक्लूड हो सकता है इसके रिगार्डिंग मैंने काफी अच्छे से आपको रिवीजन वीडियो के अंदर भी बताया है कि नेट क्रेडिट बैलेंस को आप कंसीडर करोगे, नेट क्रेडिट बैलेंस को कंसीडर करोगे। ऐसा हो सकता है A और B दो ब्रांच, A को B से लेना है, B को A से लेना है, तो आप नेट कंसीडर करके फिर उसका DTL निकालोगे। तो आपको ध्यान रखना, नेट क्रेडिट बैलेंस लोगे, बट अगर जो बैलेंस आपका एक दूसरे के ऊपर उधारी है वो 5 साल से ज्यादा की एंट्री है, 5 साल से ज्यादा का आउटस्टैंडिंग है, उस केस के अंदर आप ग्रोस लेके चलोगे, ना कि नेट। उस केस के अंदर आप ग्रोस लेके चलोगे। मान के चलो A के रिगार्डिंग आप कैलकुलेट कर रहे हो, A ने B को दे रखा है और B ने A को दे रखा है, तो उस केस के अंदर पहले तो हम नेट लेके चलते। अगर आउटस्टैंडिंग फॉर मोर देन 5 ईयर है तो A ने B को कितना दे रखा है, सॉरी A ने B से कितना ले रखा है, उतना ही आप इसको इंक्लूड करके चलोगे। यहां पे आप ग्रोस लेके चलोगे, ना कि दोनों को एडजस्ट करके चलोगे। ये पॉइंट मैंने एग्जांपल से काफी अच्छे से बताया हुआ है हमारे रिवीजन वीडियो के अंदर। इसके अलावा या तो आपसे बोरोइंग से पूछ सकता है, बोरोइंग जो आप अब्रॉड से करते हो, जिसका आपका अदर नेम क्या है, एडवर्स बैलेंस इन द नोस्ट्रो मिरर अकाउंट, उसके रिगार्डिंग आपसे पूछेगा तो उसको भी आप ऐड करके चलना DTL के अंदर। ये दोनों आपके DTL का पार्ट बन जाएंगे, बाकी सारे पॉइंट नॉर्मल है। अगर ऐसे क्वेश्चन पूछता है तो ऐसे कैसे क्वेश्चन पूछेगा, ध्यान से सुनो। वो आपको DTL का बैलेंस देगा, जैसे मान के चलो यहां पे लिख दिया 100 CR, फिर बोल देगा DTL के अंदर क्या क्या आइटम इंक्लूड है, वहां पे आपको ये सारे आइटम लिख देगा, ये पॉइंट लिख देगा कुछ, ये पॉइंट लिख देगा कुछ। फिर आपको देखना है कि कौन सा DTL का पार्ट नहीं बनेगा। मान के चलो ये DTL का पार्ट नहीं बनता तो आप इसको लेस करके चलोगे, सर ये DTL का पार्ट बनेगा तो इसको ऐड नहीं करना, ऑलरेडी इंक्लूड तो है, आपको वहां पे वही लेस करना है जो DTL का पार्ट नहीं बनता। ध्यान से सुनो, अगर आपको DTL का बैलेंस गिवन है, उसमें बोल दिया इंक्लूड बिलो पॉइंट्स, बिलो पॉइंट के अंदर जो जो DTL का पार्ट नहीं बनेगा उसी को आप लेस करके चलोगे, ना कि इनको ऐड करके चलोगे, क्योंकि ऑलरेडी इंक्लूड है DTL के अंदर। थोड़ा सा मैथमेटिकली आपको एक्टिव रहना पड़ेगा दिमाग से, नहीं तो आप यहां पे गलती कर सकते हो। तो ये पॉइंट आ सकता था। सेकंड, आपसे एक क्वेश्चन पूछ सकता है जो मुझे लगता है MCQ में पूछ सकता है, यहां पे ये वाला पॉइंट, कन्वर्जन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज एंड एसेट्स एंड लायबिलिटी इंक्लूडिंग बोरोइंग, जितनी भी आपकी बोरोइंग है, एसेट्स है, लायबिलिटी है, सबको आप कन्वर्ट करते हो। मान के चलो कोई दूसरी करेंसी में, तो उसको आप कन्वर्ट करके लेके आते हो अपने यहाँ पे इंडियन करेंसी के अंदर। तो कैसे कन्वर्ट करते हो, अगर आपकी 4 करेंसी है, USD, GBP, JPY, यूरो, 4 करेंसी कौन कौन सी बड़ी बड़ी, USD, GBP, JPY, यूरो। अगर 4 करेंसी है तो एफ बिल की जो भी एक्सचेंज रेट होगी उसके बेसिस पर आप डायरेक्ट INR में कन्वर्ट करोगे, RBI की रेफरेंस रेट जिसको हम बोलते हैं एफ बिल जो रेफरेंस रेट प्रिस्क्राइब करेगा उससे आप कन्वर्ट करके चलोगे। बट अगर अदर करेंसी की बात करो, इन 4 करेंसी के अलावा कोई दूसरी करेंसी की बात करूं, उस केस के अंदर आप न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट को लोगे, उसको पहले USD में अंदर कन्वर्ट करोगे, फिर USD को आप एफ बिल की रेट से
लेके आओगे आईएनआर के अंदर। ध्यान से सुनो, न्यूयॉर्क रेट से आप पहले यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करोगे अदर करेंसी के केस के अंदर, फिर यूएसडी को आप आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करोगे एफ बिल की रेट से। बट सर अगर मान के चलो ये 4 करेंसी है, यूएसडी, जीबीपी, जेपीवाई, यूरो, अब इसमें से किसी करेंसी का आरबीआई का रेफरेंस रेट ही अवेलेबल नहीं है, इट मींस एफ बिल का रेट ही अवेलेबल नहीं है। अब क्या करें, आप तो बोल रहे थे डायरेक्ट कन्वर्ट कर लो, बट रेट ही अवेलेबल नहीं है, तो उस केस के अंदर वापस आपको न्यूयॉर्क की क्लोजिंग रेट लेनी है और उससे कन्वर्ट करके लेके आना है किसमें, आईएनआर के अंदर, उससे कन्वर्ट करके लेके आना है आईएनआर के अंदर। अगर आपका एफ बिल की रेट नहीं है तो न्यूयॉर्क की रेट लेके चलना है, इट मींस एक आपका अल्टरनेटिव ऑप्शन दे दिया, एफ बिल अवेलेबल नहीं है, न्यूयॉर्क से आप कंपेयर करके ला सकते हो। अब आते हैं हमारे यहाँ पे प्रैक्टिकल क्वेश्चन में, ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन बनाया चैट जीपीटी के थ्रू। ये आपकी अदर एसेट्स है जहां पे आपको सीआरआर और एसएलआर मेंटेन हो रहा है नहीं हो रहा उसके रिगार्डिंग कैलकुलेशन करनी है, तो आपकी अदर एसेट्स बताई गई। ये आपके एसेट्स है यूएसडी में, जीबीपी में, जेपीवाई तो नहीं है, हाँ यूरो है, एयूडी है, सीएडी है। तो इस केस के अंदर आपको यहाँ पे कन्वर्ट करके लेके आना है आईएनआर के अंदर। कैसे कन्वर्ट करेंगे सर, एफ बिल की रेफरेंस रेट अवेलेबल है यूएसडी, जीबीपी और न्यूयॉर्क की रेफरेंस रेट अवेलेबल है ये सारी, और मार्केट रेट अवेलेबल है ये सारी। अब आपको थोड़ा सा फोरेक्स वाला दिमाग लेके आना है। फोरेक्स के अंदर हम करते क्या थे, कन्वर्जन करके आते थे, तो कन्वर्ट करना है। अब सर सबसे पहले बात आती है यूएसडी की, इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, ये बड़ी करेंसी है क्या, यस हमारी यूएसडी बड़ी करेंसी है, एफ बिल की रेट लगाओ, एफ बिल की रेट लगाओ। सर जीबीपी हमारी बड़ी करेंसी है, यस इस पे भी आप एफ बिल की रेट लगाओगे। सर यूरो हमारी बड़ी करेंसी है, यस इस पे भी आप एफ बिल की रेट लगाओगे। एयूडी नहीं, इसके रिगार्डिंग भी नहीं, इसके रिगार्डिंग आपको क्या करना पड़ेगा, न्यूयॉर्क की रेट लगेगी। ठीक है, इतना आपको समझ में है, ऐसा आपने रफली बना लिया। अब सर सबसे बड़ी बात आती है यूएसडी और जीबीपी, इन दोनों के रिगार्डिंग ही एफ बिल की रेट अवेलेबल है, यूरो के रिगार्डिंग आपकी एफ बिल की रेट अवेलेबल नहीं है। बट सर यूरो के रिगार्डिंग हमारी मार्केट रेट अवेलेबल है। क्या सर मैं मार्केट रेट से कन्वर्ट कर लूं आईएनआर के अंदर, क्योंकि बड़ी करेंसी है डायरेक्ट आईएनआर के अंदर कन्वर्ट होनी चाहिए, तो एक काम करता हूं मार्केट रेट ले लेता हूं। अरे भैया मार्केट रेट क्या, कोई नेहरू प्लेस के अंदर कोई बंदा बैठा होगा करेंसी एक्सचेंज वाला, उससे क्या कन्वर्ट कराओगे क्या, नहीं भैया, इस केस के अंदर मार्केट रेट तो आप ले ही नहीं सकते। अब आपको क्या करना पड़ेगा, इस केस के अंदर आपको न्यूयॉर्क रेट लेके चलना पड़ेगा। अब न्यूयॉर्क रेट की मैं जब बात करूंगा, यूरो के अंदर एफ बिल नहीं है, तो आप यहां पे भी एनवाईके के रेट लेके चलोगे। अब कैलकुलेशन करते हैं, जब मैं यूएसडी की बात कर रहा हूं तो आईएनआर में कन्वर्ट करूंगा, कितना यूएसडी है मेरा 4500 इनटू आईएनआर की रेट कितना है 84 रुपीज, कितना हो जाएगा 84 इंटू 4500, 3,78,000। ठीक है, सेकंड आपका आता है जीबीपी, इसको भी डायरेक्ट आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करोगे, कितना होगा 7,000, क्या हो रहा है 7,000 इंटू 100, तो यहां पे भी आपका हो गया 7 लाख। ओके, अब आता है आपका थर्ड यूरो, तो इसको सबसे पहले यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करेंगे न्यूयॉर्क एक्सचेंज रेट से, क्योंकि यहां पे आपका डायरेक्ट एक्सचेंज रेट गिवन नहीं है, यहां पे यूएसडी का एक्सचेंज रेट गिवन है, तो हम पहले यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करेंगे। ओके, यूएसडी के अंदर कन्वर्ट करने की जब बात आएगी तो यहां पे आपका 1.20 यूरो गिवन है 1 यूएसडी का, तो आपका यूरो कितना है 1000 डिवाइड बाय 1.2 इनटू आपका रेट कितना है 84, आईएनआर के अंदर डायरेक्ट आप कन्वर्ट करोगे इनटू 84, तो ये आपका कैलकुलेशन हो जाएगा। ये आपको फोरेक्स आना चाहिए इसके रिगार्डिंग, ये बेसिक मेथड वैसे तो 1000 डिवाइड बाय 1.2 इनटू 84, ये आपका हो जाएगा 70,000। अब नेक्स्ट आता है आपका एयूडी, इसको भी डायरेक्ट पहले आप यूएसडी में कन्वर्ट करोगे फिर आईएनआर में लेके आओगे, तो यूएसडी से आपका कितना एयूडी 1.5, तो 1 यूएसडी इक्वल टू 1.5 एयूडी है, तो 2200 डिवाइड बाय 1.5 इनटू, अब आपका ये यूएसडी में आ गया, इनटू कर दोगे आप 84, ये आपका हो जाएगा 123,200। अब आता है आपका लास्ट सीएडी, इसको भी आप यूएसडी में कन्वर्ट करोगे फिर आईएनआर में लेके आओगे, कितना 1000
डिवाइड बाय, सॉरी यहाँ पे डिवाइड नहीं होगा, यस डिवाइड ही होगा, 1.4 है इंटू 84, ये आपका हो जाता है 60,000। टोटल कितना हो गया आपका 1331200, ये आपकी टोटल अमाउंट हो गई, ये आपकी रिपोर्टिंग हो जाएगी। ये आपका एमसीक्यू आ सकता है मैक्स से मैक्स, और एमसीक्यू भी इतना कंफ्यूजिंग नहीं आएगा, वहां पे इजी आपको 2-4 रेट दे देंगे, वहां से आपको डायरेक्ट कन्वर्ट करके चलना है। इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको जहां पे एफबिल की रेट अवेलेबल नहीं है वहां पे आपको न्यूयॉर्क की रेट लेके चलनी है। बड़ी करेंसीज में डायरेक्ट आप एफबिल से आईएनआर में कन्वर्ट करोगे, और छोटी करेंसीज में पहले यूएसडी में कन्वर्ट करोगे, चाहे अदर रेट अवेलेबल हो, पहले आप यूएसडी में कन्वर्ट करोगे, फिर आपको यूएसडी से आईएनआर के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा। ये आपका बैंक ऑडिट के रिगार्डिंग क्वेश्चन हो गए, दोनों हमने डिस्कस कर लिए, डीटीएल के रिगार्डिंग भी और हमने यहाँ पे करेंसी के रिगार्डिंग भी। अब आता है आपका एनबीएफसी। एनबीएफसी के रिगार्डिंग हम यहाँ पे जब बात कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन काफी अच्छा है जो कि हमारे कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिस्पेक्ट में। अब एनबीएफसी आपको समझना पड़ेगा, क्यों समझना पड़ेगा, यहां से एक क्वेश्चन आ सकता है, चाहे वो प्रैक्टिकल है चाहे आपका थ्योरेटिकल है, बट एक क्वेश्चन जरूर आएगा। जब मैं बात करता हूं, एक क्लैरिफिकेशन और देनी है मुझे, मैंने रिवीजन वीडियो में थोड़ा सा गलत बोल दिया था, क्लैरिफिकेशन तो मैं चलो साथ साथ बता दूंगा। यहां पे जब हम कैपिटल रिक्वायरमेंट की बात करेंगे उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो आपको बोला गया आपका एटलीस्ट 15% होना चाहिए रिस्क वेटेज एसेट्स के रिगार्डिंग। रिस्क वेटेज एसेट्स के अंदर आपका जो भी रिस्क वेटेज एसेट्स वैल्यू होगी वो भी, साथ साथ आपके ऑफ बैलेंस शीट आइटम की जो रिस्क एडजस्टेड वैल्यू होती है, दोनों इंक्लूड होती है। अब इसके अंदर 15% मिनिमम मेंटेन होना चाहिए T1 प्लस T2 कैपिटल, इट मींस टोटल कैपिटल आपका 15% होना चाहिए, और T1 कैपिटल कितना होना चाहिए 10%। अगर वो गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में मनी लैंड करते हैं तो उस केस के अंदर T1 कैपिटल मिनिमम 12% होना चाहिए। T1 कैपिटल T2 कैपिटल से कभी भी कम नहीं हो सकता, ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ में जब T1 कैपिटल कैलकुलेट करेंगे एक्सेप्ट एनबीएफसी बेस लेयर, उस केस के अंदर ऑन फंड्स के अंदर आपको पेड अप कैपिटल, एसपीआर, रिजर्व्स में से आप डेफर्ड टैक्स को लेस करके चलोगे, गुडविल और इंटेंजिबल एसेट्स को भी लेस करके चलोगे, और साथ में अगर आपने कोई इन्वेस्टमेंट करा है अदर एनबीएफसीज में, उस केस के अंदर आप उसको लेस करोगे। कोई शेयर, डिवेंचर, बॉन्ड्स, आउटस्टैंडिंग लोन एंड एडवांसेज है, उसको भी आप अपनी सब्सिडीज और कंपनीज के अंदर आपने कोई लोन दिया है, डिपॉजिट करा है, या फिर कोई शेयर्स, डिपॉजिट, डिवेंचर्स है, तो उन केस के अंदर अपनी सब्सिडीज और ग्रुप कंपनीज के अंदर उसको भी आप लेस करके चलोगे। बट कितना लेस करेंगे 10%, इट मींस एक्सीडिंग 10%, जितना भी होगा आप उसको लेस करके चलोगे। एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन फंड्स, अगर एक्सीड करता है 10% ऑफ ओन फंड्स तो आप लेस करके चलोगे। अब मेरे से एक गलती क्या हुई थी रिवीजन वीडियो के अंदर, मैंने इनको इंडिविजुअली ले लिया था, इंडिविजुअली ले लिया था। इट मींस इन्वेस्टमेंट इन शेयर को मैंने 10% से कंपेयर किया था, फिर मैंने शेयर्स, डिबेंचर को भी 10% से कंपेयर करा था ओन फंड से। ऐसा नहीं करना, कैसा करना है, इन दोनों को आप ऐड करोगे। पहले कोई आपने इन्वेस्टमेंट करी, मान के चलो 100 रुपए की आपने इन्वेस्टमेंट करा के अदर एनबीएफसी में, उसको साथ साथ आपने ग्रुप कंपनीज के अंदर कोई आउटस्टैंडिंग लोन एंड एडवांसेस है 100 रुपए, उसको दोनों को ऐड करोगे 200, फिर आपको ओन फंड्स का 10% लेना है, उससे कंपेयर करोगे 200 को, जितना एक्सीडिंग होगा उसको आप लेस करके चलोगे। वो आपको एक क्लैरिफिकेशन जस्ट मैं आपको बता रहा हूं सो दैट आप बाद में गलती ना करो। फिर आपको परपेचुअल डेट को ऐड करना है, वो भी 15% ऑफ एग्रीगेट T1 कैपिटल, वो भी प्रीवियस ईयर का लेके चलोगे T1 कैपिटल, क्योंकि हम T1 तो कैलकुलेट कर रहे हैं करंट ईयर का। फिर बेस लेयर के केस में आप परपेचुअल डेट को लेके नहीं चलोगे। Tier 2 कैपिटल के अंदर जब मैं बात कर रहा हूं तो प्रेफरेंस शेयर अदर देन कंपलसरी कन्वर्टेबल पार्ट बनेगा। जब मैं बात करता हूं सर कंपलसरी कन्वर्टेबल कहां पे आएगा, तो आपका T1 कैपिटल का पार्ट बन जाता है। रिवैल्यूएशन रिजर्व में आप 55% का डिस्काउंट रेट लगाओगे, इट मींस आप मल्टीप्लाई बाय 45% करके चलते हो। जनरल प्रोविजन और कोई लॉस रिजर्व है, जनरल प्रोविजन के अंदर इंक्लूडिंग स्टैंडर्ड एसेट्स भी आएगा, और लॉस रिजर्व है वो आपका 1.25% ऑफ रिस्क वेटेज एसेट, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, उतना ही आपको इंक्लूड करके चलना पड़ेगा। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट एंड सबऑर्डिनेट डेट को भी आप ऐड करके चलोगे, परपेचुअल डेट इंस्ट्रूमेंट को भी आप यहां पे ऐड करके चलोगे, और ये आपको ध्यान रखना T1 कैपिटल से ज्यादा नहीं हो सकती, वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा, और बेस लेयर के अंदर परपेचुअल डेट को आप इंक्लूड नहीं करते। ये आपका पूरा पूरा कैपिटल रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग पॉइंट था। अब इसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहो तो पोज कर सकते हो यहां पे ये पूरे क्वेश्चन को, फिर आप खुद सोल्व करके देखो, फिर आपका ये सॉल्यूशन देखना। अब मैं स्टार्ट करता हूं। ये आपकी नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, ओके, जिसका एसेट साइज 900 सीआर का है, रजिस्टर्ड विद द आरबीआई, ओके, ये सारी चीज ठीक है। जिसकी T1 कैपिटल कितनी है, यहां पे T1 कैपिटल लिखा नहीं है, तो अभी चलो ठीक है, T1 कैपिटल मैं बाद में लिख के बता दूंगा परपेचुअल डेट के रिगार्डिंग। आप मान के चलो यहां पे 100 सीआर है,
100 शेयर मान के चल लो, या फिर 300 शेयर मान लो, तुम्हारा भी नहीं मेरा भी नहीं, 300 शेयर मान के चलते हैं। T1 कैपिटल प्रीवियस ईयर की 24 की बात कर रहे हैं, और यहाँ पे हम जब बात कर रहे हैं कैलकुलेशन की 25 में, तो प्रीवियस ईयर की T1 कैपिटल दे दी 300 शेयर। अब यहाँ पे बोला भैया फाइनेंशियल एसेट्स गिवन है। अब फाइनेंशियल एसेट्स आपको गिवन है तो आप कैलकुलेट करोगे कि यार 50% से ज्यादा है या नहीं है, तभी तो एनबीएफसी होगी। तो 50% जब आप देखते हो कि इनकम आपके लोन एंड एडवांसेस इनके रिस्पेक्ट में से आनी चाहिए, तो आपके 350, अनसिक्योर 50, लोन अगेंस्ट शेयर 100 और अदर फाइनेंशियल एसेट फिर आप 550 से कंपेयर करोगे। बट जब मैं बात करता हूं सर मनी लैंड कर रहे हो आप अगेंस्ट गोल्ड ज्वेलरी, उस केस के अंदर अगर वो 50% से ज्यादा है आपके जो नॉर्मल फाइनेंशियल इनकम है, जो आपकी टोटल फाइनेंशियल एसेट्स है, सॉरी फाइनेंशियल एसेट्स है, टोटल फाइनेंशियल एसेट्स, उसमें से 50% से ज्यादा आपका अगर मनी लैंड कर रहे हो अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी, तो वो आपका गोल्ड बिजनेस के अंदर आ जाता है। वहां पे आपको कितना परसेंटेज मेंटेन करना पड़ेगा T1 कैपिटल? 12%। तो इस केस के अंदर आप यहां पे मनी लैंड कर रहे हो कि यस गोल्ड ज्वेलरी के अगेंस्ट में 350। टोटल फाइनेंशियल एसेट्स कितना है सर? 550 इंटू 100, तो ये कितना आया? 350 डिवाइड बाय 550 इंटू 100, 63.63%, 64%। तो क्या ये 50% से ज्यादा है? यस। क्या ये हम गोल्ड ज्वेलरी का बिजनेस मान सकते हैं, मनी अगेंस्ट द गोल्ड ज्वेलरी? यस। तो यहां पे T1 कैपिटल कितना मेंटेन होना चाहिए? 12%। ठीक है, इतना आपको समझ में आया? ये आपको ध्यान रखना है, अदरवाइज आपका पूरा क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा। सेकंड, जब बात आती है ओन फंड्स की, इसके रिगार्डिंग जब आपको कैलकुलेशन करना है तो ओन फंड्स के अंदर क्या क्या इंक्लूड होगा, क्या क्या हटेगा, उसके रिगार्डिंग यहां पे बात की गई। फिर यहाँ पे कुछ अदर पॉइंट्स गिवन है, फिर यहाँ पे रिस्क वेटेज एसेट्स भी गिवन है, साथ साथ आपको कैलकुलेट बोला कि मिनिमम कैपिटल रिक्वायरमेंट मेंटेन है या नहीं है एज पर आरबीआई प्रूडेंशियल नॉर्म्स, तो वो आपको चेक करना है। तो सबसे पहले बात आती है सर यहाँ पे चेक करने की, आप एक गलती कहां पे करोगे? एक गलती करोगे यहाँ पे 900 सीआर बोला गया एसेट साइज, नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी है, तो ये कौन से लेयर के अंदर फॉल किया सर? 900 नॉन डिपॉजिट टेकिंग एनबीएफसी, ये हमारा बेस लेयर हो गई, बेस लेयर हो गई। अब इस केस के अंदर, बेस लेयर केस के अंदर क्या आपको परपेचुअल डेट को कंसीडर करना पड़ेगा क्या? अभी पढ़ के आए थे कैपिटल रिक्वायरमेंट के अंदर, वहां पे हमने बोला था एक्सेप्ट बेस लेयर, एक्सेप्ट बेस लेयर, फिर मैं नीचे बोला था बेस लेयर के केस में परपेचुअल डेट को कंसीडर मत करना, ना ही T1 के अंदर ना ही T2 के अंदर। तो क्या यहाँ पे परपेचुअल डेट को कंसीडर करेंगे? नहीं करेंगे। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपके दिमाग में रहना चाहिए, क्योंकि पूरा क्वेश्चन इन चीजों पे ही डिपेंड करता है। जब परपेचुअल डेट को कंसीडर ही नहीं करना तो T1 कैपिटल प्रीवियस ईयर की काम आएगी क्या? नहीं आएगी सर, तो इसका कोई मतलब नहीं है। अब आता है ओन फंड्स कैलकुलेट करना। अब इसके अंदर क्या क्या चीजें इंक्लूड होगी अब वो देखते हैं। क्या सर ये मेरा पार्ट बनेगा ओन फंड्स का? यस। क्या शेयर प्रीमियम अकाउंट? यस। प्रेफरेंस शेयर विच इज कंपल्सरीली कन्वर्टेबल? यस। जनरल रिजर्व 48? यस, आपके रिजर्व पार्ट बनते हैं, हमने देखा था। कैपिटल रिजर्व अराइजिंग फ्रॉम सेल ऑफ लैंड, अगर रिवैल्यूएशन की वजह से आपका कैपिटल रिजर्व बन रहा है, ध्यान से सुनो, अगर रिवैल्यूएशन की वजह से कैपिटल रिजर्व बन रहा है वो आपका पार्ट नहीं बनेगा। बट आपका कोई लैंड को सेल करने की वजह से कैपिटल रिजर्व बन रहा है, ये आपका पार्ट बनेगा। इसके अलावा रिवैल्यूएशन रिजर्व पार्ट बनता है क्या? नहीं। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पार्ट बनेगा क्या? नहीं। बट इसको आप क्या लेस करोगे क्या? यस, क्योंकि आपका एक टाइप से लॉस होता है नेगेटिव साइड, तो इसको आप लेस करके चलते हो, ये आपको लेस करना है। नेक्स्ट, नेट डेफर्ड टैक्स एसेट्स, ये हमारी अमेंडमेंट थी जिसके रिगार्डिंग बोला गया था आपको इसका कंसीडर करके चलना है। अमेंडमेंट के अंदर मैंने काफी अच्छे से बताया था, डेफर्ड टैक्स एसेट्स नेट वाला आपको रिड्यूस करके चलना पड़ता है हमारे ओन फंड्स के अंदर में से, तो यहां से आपको 10 भी लेस करना पड़ेगा। तो ये आपका टोटल ओन फंड्स की कैलकुलेट होगा। जब मैं बात करता हूं 180 प्लस में 55, 50, 48, 14, लेस करना है आपको 30, 10। ये आपका पूरी पूरी ओएफ की कैलकुलेशन है। कितना हो जाएगा? 180 प्लस -30 -10, ये आ रहा है आपका 307। सीआर के अंदर सारे 307 आपके ओन फंड्स आ गए। अब आपका T1 कैलकुलेट करना है। T1 के अंदर आपका ओन फंड्स तो आ गया। अब आपको इसके अंदर कंसीडर करने हैं अदर पॉइंट्स को। अगर मैं इन्वेस्टमेंट कर रहा हूं इक्विटी ऑफ एनबीएफसी, कोई इक्विटी शेयर किसी एनबीएफसी के अंदर मैंने इक्विटी शेयर परचेज करे हुए, इन्वेस्टमेंट की हुई है, वो आपकी सब्सिडरी नहीं है,
तो सर क्या हो गया, हम तो अदर एनबीएफसी को कंसीडर करके चलते हैं ना इन्वेस्टमेंट के अंदर। अगर आपको इक्विटी शेयर के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हो अदर एनबीएफसी के अंदर, तो वो हम लेस करके चलेंगे ही चलेंगे, चाहे वो आपकी सब्सिडरी हो चाहे ना हो। इसके अंदर 40 आप लेस करोगे। ओके, इसके बाद लोन एंड एडवांसेस टू द ग्रुप कंपनीज, ग्रुप कंपनीज के लोन एंड एडवांसेस की बात कर रहे हैं, तो यहां पे आप ये भी लेस करना पड़ेगा 70। डिपॉजिट विद सब्सिडरी कंपनी, सब्सिडरी कंपनी के पास आपने डिपॉजिट भी करा हुआ है, तो ये सारे आपके उसी के पार्ट बनते हैं, इसको भी आप लेस करोगे 30। क्या सर मैं पूरा लेस करूं? नहीं, पहले आप इनका टोटल करो, कितना हुआ 7 और 41 30 140। अब आप कंपेयर करोगे वेदर इट इज एक्सीडिंग 10%, वेदर इट इज एक्सीडिंग 10% ऑफ ओन फंड्स। ओन फंड्स कितना है 307, इसका 10% निकालेंगे। देखो कैलकुलेशन मिस्टेक हो सकते हैं, वो आप कंसीडर करके चलना। इसका 10% आपने निकाला 30.7, इससे एक्सीड करता है क्या? यस। कितना एक्सीड करता है? 140 माइनस 30.7, 109.3। आई थिंक कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 180 55 50 48 14 30 सॉरी 2010 है ये कैलकुलेशन मिस्टेक हुई है। 180 55 50 48 14 माइनस 30 317 आएगा आपको यहाँ पे, तो यहाँ पे 31.7 आएगा। फिर आपको 140 से लेस करना है, 108.3। 108.3 आपका एक्सेस है, इसको आप लेस करके चलोगे, आपका ओएफ माइनस आपके जो ये इन्वेस्टमेंट और ये सारी चीजें आपकी 108.3, तो ये आपका हो गया 317 माइनस 108.3 इक्वल टू 208.7। अब यहां पे आपको और भी क्या क्या चीजें गिवन है, यहाँ पे परपेचुअल डेट गिवन है, क्या इसको कंसीडर करना पड़ेगा? नहीं करेंगे, क्योंकि ये बेस लेयर के अंदर फॉल कर जाता है, यहाँ पे आपका परपेचुअल डेट पार्ट नहीं बनेगा, तो इसको हम छोड़ दे क्या? यस, आप इसको डायरेक्ट ऐसे ही छोड़ सकते हो। तो आपका ये जो भी आया ये आपका क्या है? T1 कैपिटल। यस, अब एक बार T1 कैपिटल आपका रिस्क वेटेज एसेट से कितना होना चाहिए? 12%। तो हम एक बार कंपेयर कर लें, रिस्क वेटेज एसेट्स आपका कितना है? 720। 720 का 12% निकालें, 86.4। या तो इसका आप परसेंटेज निकाल सकते हो डायरेक्ट, आप ऐसे कर सकते हो 208.7 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, आपको इससे पता लग जाएगा। 208.7 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, ये आपका 28.98% आया। तो आपका 12% से ज्यादा है, अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी के आगे अब आता है आपका T2 कैपिटल। अब T2 कैपिटल में क्या क्या पार्ट बनते हैं वो देखते हैं हम। जनरल प्रोविजन एंड स्टैंडर्ड एसेट्स पार्ट बनेगा, यस, ये आपका पार्ट बनेगा T2 के अंदर। प्रेफरेंस शेयर विच इज नॉन कन्वर्टेबल रिन्यूअल आफ्टर 6 ईयर, तो ये भी आपका T2 कैपिटल का पार्ट बनता है, नॉन कन्वर्टेबल प्रेफरेंस शेयर, यस। थर्ड, सबऑर्डिनेट डेट, ये भी आपका T2 कैपिटल का पार्ट बनेगा। हाइब्रिड डेट कैपिटल इंस्ट्रूमेंट, ये भी आपका T2 कैपिटल का पार्ट बनेगा। तो 15 45 80 25। बट अभी और भी आगे चीजें देखेंगे, पहले तो हम कंसिडर करते हैं T2 कैपिटल 45 प्लस में 80 प्लस में 25, 45 80 25। क्या सर ये जनरल प्रोविजन स्टैंडर्ड एसेट्स पे चल जाएगा? चल जाएगा। अब ये क्या मैं पूरा पूरा 15 ऐड करूं? नहीं, हमने बोला था 1.25%, 1.25% ऑफ RWA, इतना ही आप कंसिडर कर सकते हो। 1.25% कितना होगा? 9, तो 9 तक ही आप ऐड कर सकते हो। आपका टोटल कितना है? 15। तो कितना ऐड करेंगे यहाँ पे? हम ओनली 9 को ही ऐड करके चलेंगे टू द एक्सटेंट ऑफ 1.25% ऑफ रिस्क वेटेज एसेट्स। अब आपका ये तो इंक्लूड हो गया। अब सर मैं कुछ और मिस कर रहा हूं क्या? यस, एक और चीज आप मिस कर रहे हो यहां पे। क्या?
रिवैल्यूएशन रिजर्व ऊपर गिवन है तो इसका मतलब ये थोड़ी ऐड नहीं होगा, ऐड तो होगा। रिवैल्यूएशन रिजर्व कितना ऐड होगा? 60 का आपको 45%, 60 का आपको 45%, 27 टोटल आपके कितने हो गए? 45, 80, 25 प्लस 9, 186। कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो तो आप देख लेना, 186। अब टोटल कैपिटल आपकी कितनी है? 186 प्लस में 20, 8.5, 8.7, 394.7। अब ये आपका क्या 15% या 50% से ज्यादा है? वो हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 394.7 डिवाइड बाय 720 इंटू 100, 54.82%। यस, ये आपका अभी तक जितने भी कैपिटल नॉर्म्स है वो आपके कंप्लाई कर रहे हैं। आरबीआई की जितने भी कैपिटल रिक्वायरमेंट की नॉर्म्स है वो आप कंप्लाई करके चल रहे हो, यहां पे कोई भी दिक्कत नहीं है। ये क्वेश्चन हमको ऐसे सोल्व करना है। अब आप देख लो कहां पे आपकी गलती हुई है, कोई क्लरिकल मिस्टेक होगी तो आप मुझे बता देना, हम उसको चेंज कर लेंगे। बाकी ये पूरा पूरा आपका बैंक सॉरी एनबीएफसी से रिलेटेड क्वेश्चन था, काफी अच्छा क्वेश्चन बनाया है। एक एक पॉइंट आपको कहीं ना कहीं दिमाग में घुमाने वाले पॉइंट है। अब इसी के अंदर अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी एनबीएफसी के अंदर एक आपका आता है रिस्क वेटेज एसेट्स की कैलकुलेशन के रिगार्डिंग। यहां से ऑलरेडी पॉइंट पूछा जा चुका है सितंबर 25 के अंदर। फिर भी क्या पता आपको कैपिटल रिक्वायरमेंट का कोई क्वेश्चन पूछे, उसके अंदर यहां पे आपको इसकी भी कैलकुलेशन करा ली, तो आपको ये अच्छे से करके जाना पड़ेगा, इंपॉर्टेंट मान के चलो। बट मुझे लगता है एक क्वेश्चन यहां से आ सकता है, प्रोविजन कैलकुलेट कराने के रिगार्डिंग आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, जहां पे आपको प्रोविजन कैलकुलेट करना है और वहां पे आपको बताना है कि प्रोविजन सही कैलकुलेट हुआ है या नहीं हुआ। इसलिए ये आपके लिए 100% इंपॉर्टेंट है। बट ध्यान रखना, हमारी जो एमएफआई होती है, ध्यान रखना ये आपकी अमेंडमेंट भी है, एमएफआई होती है माइक्रो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, उसके ऊपर ये वाले प्रोविजन नॉर्म्स नहीं लगते, ये वाले प्रोविजन नॉर्म्स नहीं लगते। तो अगर आपको क्वेश्चन के अंदर एमएफआई गिवन है फिर आपको प्रोविजन लगा रहे हो, वहां पे लिख देना एमएफआई के अंदर ये वाले प्रोविजन नॉर्म्स नहीं लगेंगे। एमसीक्यू के अंदर तो नन ऑफ द अबव आ सकता है। सेम क्वेश्चन मैंने हमारे टेस्ट सीरीज के अंदर भी पूछा था। अब ये सारे पॉइंट आप कंसीडर कर सकते हो, इसके अंदर बताने लायक तो कुछ नहीं है। एक और पॉइंट आपका एमसीक्यू बन सकता है, जो भी आपके स्टैंडर्ड एसेट्स के ऊपर जो भी आप ये छोटा मोटा प्रोविजन बनाते हो, इसको आप ग्रोस लेके चलते हो, इसको आप नेट नहीं करके चलते। लाइक मैं मान के चलो सब स्टैंडर्ड एसेट्स पे आपने 10% का प्रोविजन बनाया, 200 का आपके सब स्टैंडर्ड एसेट्स था, उस पर आपने 10% का प्रोविजन 20 का बनाया और आप उसको बैलेंस शीट में दिखाते हो 180 नेट करके। बट स्टैंडर्ड एसेट्स के केस में आप नेट नहीं करोगे, आपको पूरा पूरा 200 दिखाना पड़ेगा। अगर आपका 200 स्टैंडर्ड एसेट्स है तो पूरा पूरा 200 दिखाना पड़ेगा। बट सिर्फ ये प्रोविजन कहां पे दिखाएंगे, इसको आप सेपरेटली शो करोगे, कॉन्टिजेंट प्रोविजन अगेंस्ट स्टैंडर्ड एसेट उसके अंदर। ध्यान से सुनो, इसको आप सेपरेटली शो करते हो, ग्रोस एडवांस दिखाओगे, आप नेट करके नहीं चलोगे। ये पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बन सकता है या फिर इनकम रिकॉग्निशन से आपका क्वेश्चन बन सकता है। इनको आप अच्छे से करके जाओगे एनबीएफसी के अंदर। अगर कोई प्रैक्टिकल क्वेश्चन बनेगा तो मेरे हिसाब से यहां से ही बनेगा। तो ये पूरा पूरा आपका एनबीएफसी के रिगार्डिंग क्वेश्चन थे। अब आपके और क्या बचा है, ये हमारे सारे कंप्लीट हो गए। यस, एक और, हाँ, बैंक के अंदर आपका एक छोटा सा एमसीक्यू और पूछा जा सकता है। कहां से पूछा जा सकता है वो भी हम डिस्कस करते हैं। यस, ये पॉइंट CRAR से, जहां पे टोटल एलिजिबल कैपिटल फंड डिवाइड बाय रिस्क वेटेज एसेट्स एंड ऑफ बैलेंस शीट आइटम, इसको डिवाइड करना है। यहां पे ध्यान रखना है रिस्क वेटेज एसेट्स के साथ आपका ऑफ बैलेंस शीट आइटम की जो रिस्क एडजस्टेड वैल्यू है वो भी इंक्लूड होती है। इसको कैलकुलेट करके आपको चेक करना है कि 9% या 9% ऑन गोइंग बेसिस पे होना चाहिए 9%, उससे आप कंपेयर करके चलोगे और कि ज्यादा है या कम है, ठीक है, वो आपका एक कैलकुलेशन पूछा जा सकता है एमसीक्यू के अंदर। तो ये पॉइंट भी आप कंसीडर करके चलोगे। और एक और पॉइंट है जो मुझे लगता नहीं है ऐसे पूछेगा, फिर भी मैं आपको बता देता हूं। ग्रुप ऑडिट केस के अंदर, ग्रुप ऑडिट केस के अंदर क्या पता वो आपका एफआर का क्वेश्चन पूछ ले। एक बार तो पूछ चुके, वहां पे आपका पूछा था कि इंडिया 710 के अंदर आप क्या क्या एडजस्टमेंट करते हो, वो आपसे पूछा था। क्या पता आपका इंटर कंपनी एडजस्टमेंट पूछ ले।
इंटर कंपनी एडजस्टमेंट आपसे पूछ सकते हैं। मुझे लगता नहीं है इतना एफआर की साइड जाएंगे, बट बाय चांस पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए इंटर कंपनी एडजस्टमेंट जो आप एफआर के अंदर पढ़ के आते हो। इसलिए एफआर भी इंपॉर्टेंट है और ऑडिट भी इंपॉर्टेंट है, तो दोनों को आप कवर करके चलना। इंटर कंपनी एडजस्टमेंट जैसा मतलब कुछ एग्जाम्पल थे हमारे आईसीएसएम के अंदर, वो भी प्रॉपर एग्जाम्पल नहीं थे। लाइक उन्होंने जस्ट एग्जाम्पल दिया था कि कैसे इंटर कंपनी एडजस्टमेंट हो जाएगा, कि यहां से आप इसको सब्सिडरी को और इसको ऐड करोगे तो आपका इंटर कंपनी के रिगार्डिंग आपका टोटल बैलेंस आ जाएगा। एडजस्टमेंट करना है तो दोनों को लेस कर दोगे आपस में, तो वैसा आपका पॉइंट पूछ सकते हैं, वो बेसिक आपका एग्जांपल पूछ सकते हैं। तो इसके रिगार्डिंग में आपको एफआर की थोड़ी बहुत नॉलेज होनी चाहिए। अब ये सारे आपके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस थे जो मैंने सारे कवर करा दिए। इसके अलावा जो छोटे मोटे पॉइंट है वो सारे हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिए। तो इसके अलावा आपको ये पीडीएफ कहां पे मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पे मैंने गूगल ड्राइव की लिंक डाली हुई है, वहां पे आपके सारे पीडीएफ, सारे जितने भी हमारे एबीसी एनालिसिस हैं, पी की 10 पेजेस की पीडीएफ है, समरी नोट्स हैं, सब चीज वहां पे अवेलेबल मिल जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। ये पीडीएफ आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। इसके अलावा और कोई भी पॉइंट आपको पूछना हो आप टेलीग्राम पे मुझे कभी भी मैसेज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दैट्स ऑल इन दिस वीडियो, सो थैंक यू गाइस।